तो ये कहानी है हमारे हीरो युनची की, जिसे अपनी दुनिया में डेविल गॉड भी कहा जाता था, क्योंकि उसने एक साथ ही सारे हेवनली गॉड से दुश्मनी ले ली थी। युनची के पास एक ऐसा ट्रेजर था जिसे हासिल करने की ख्वाहिश हर एक वॉरियर रखता था, और इसलिए बहुत बड़े बड़े क्लैन के लोग अपने सारे सोल्जर्स युनची के पीछे लगा देते हैं, जिनके खिलाफ युनची अकेले कई दिनों तक फाइट करता है। इस फाइट के दौरान युनची ने अपने सारे अपनों को खो दिया था और वो खुद भी यहाँ पर मारा जाता है, लेकिन उसकी किस्मत उसे एक और मौका देती है। वो अपनी सारी मेमोरीज के साथ एक नई बॉडी में रीइंकार्नेट हो चुका था, जहाँ उसकी ये नई बॉडी पहले से काफी ज्यादा वीक है। लेकिन युनची हार ना मानते हुए खुद से वादा करता है कि एक दिन वो सबसे ज्यादा पावरफुल होकर अपना बदला लेगा। तो चलो ज्यादा टाइम ना जाया करते हुए हम डेविल गॉड की इस जर्नी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत क्लाउड क्लिफ से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे वॉरियर्स युनची पर हमले करते जा रहे थे। युनची भी बिना रुके लगातार अपने पॉइजन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते उन सारे वॉरियर्स से फाइट करता जा रहा था, जिस पॉइजन आर्टिफैक्ट की पावर्स बहुत ही ज्यादा थी। इस पॉइजन के सामने किसी का भी टिकना नामुमकिन था, लेकिन यहाँ पर ये फोर्स कम ही नहीं हो रही थी। सिपाहियों के बाद लगातार और सिपाही वहाँ पर आते जा रहे थे, जिनमें से एक सिपाही वहाँ पर डर के मारे भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था कि वो इस पॉइजन का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उनका लीडर यहाँ अपने साथियों को समझाते हुए कहता है कि युनची पिछले 3 दिन और 3 रातों से लगातार फाइट कर रहा है, अब उसमें ज्यादा लड़ने की ताकत नहीं बची। यही हम लोगों के पास सही मौका है, हमें उसको जल्द से जल्द हराना होगा। वो इस तरह की बातें करते हुए अपनी आर्मी को एक बार फिर से यूनाइट करके युनची पर हमला करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सच में युनची अब पहले से काफी ज्यादा घायल और थक चुका है। और युनची हार नहीं मानता, वो लगातार जख्म खाने के बावजूद भी अपने हेवनली पॉइजन पल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर लाशों के ढेर बिछाता जा रहा था। साथ ही यहाँ पर युनची को अपने मास्टर की कही हुई बातें भी याद आ रही थी, जहाँ कई साल पहले जब मास्टर ने युनची को ये आर्टिफैक्ट दिया था, तो उन्होंने युनची से यही कहा था कि इस आर्टिफैक्ट का पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसका इस्तेमाल करके तुम कोई भी मेडिसिन तैयार कर सकते हो या फिर तुम किसी भी दूसरे पॉइजन का असर खत्म कर सकते हो। इस पॉइजन का इस्तेमाल तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें इसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना है या फिर बुराई के लिए, क्योंकि इसका पॉइजन काफी है किसी भी गॉड या फिर डीमन को जान से मारने के लिए। पर युनची याद रखना कि मैं तुमसे हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे रास्ते पर चलो और लोगों की मदद करो, बजाय इसके कि तुम बिला वजह खून खराबा करो। यहाँ तभी अचानक एक वॉरियर तेजी के साथ आगे आते हुए युनची के सीने में स्पेयर घुसा देता है, जिसकी वजह से युनची की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है कि मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं आपकी बातें नहीं मान सकता, क्योंकि इन दरिंदों की वजह से आप मारे गए। इन्होंने मेरे फियांसे को जान से मार दिया, इन्होंने सब कुछ मुझसे छीन लिया, मैं तो खुद से भी नफरत करने लगा हूँ, मैं इस पूरी दुनिया को ही जलाकर राख कर दूंगा। ये कहते हुए युनची एक बार फिर से गुस्सा होते हुए अपने हेवनली पॉइजन पल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका वहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइजन ब्लास्ट हो गया था। इस ब्लास्ट के धुएं को देखकर वहाँ पर अब कुछ और सिपाही पहुँच गए थे, जो कि आते साथ ही अपने साथियों की लाशों को देखकर चौंक जाते हैं, जबकि साथ ही साथ उन्हें देखने को मिलता है कि युनची भी अपनी जगह पर स्ट्रेट खड़ा है। लेकिन उन लोगों को लग रहा था कि शायद इस ब्लास्ट की वजह से युनची भी मारा गया, इसलिए वो उसके हाथ से हेवनली पॉइजन पल को छीनने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची दोबारा से होश में आ गया था, जो देखकर उन सिपाहियों का लीडर यहाँ पर युनची से कहता है कि तुमने हमारे सेट के 2 मिलियन सिपाहियों को जान से मार दिया, तुम्हारी जिंदगी तो वैसे भी नहीं बचने वाली, हमारे सेट के लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो अगर तुम मुझे वो हेवनली पॉइजन पल दे दो, फिर मैं तुम पर एक एहसान कर सकता हूँ, मैं तुम्हें एक ही झटके में मार दूंगा, तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जो सुनकर युनची ने इवल्स की तरह हंसना शुरू कर दिया था, और वो उसे देखकर कहता है कि क्या सच में तुम मुझे मार सकते हो, उससे पहले क्यों ना मैं तुम्हें ही जान से मार दूं। ये कहते हुए युनची जैसे अपने हेवनली पॉइजन पल को लेकर आगे की तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी अचानक वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसके आर्टिफैक्ट का पॉइजन अब थोड़ा सा कम हो चुका था, जबकि साथ ही साथ युनची भी बहुत ही ज्यादा थक चुका है। युनची अब ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता। ये बात युनची और वहाँ पर मौजूद सारे वॉरियर भी समझ गए थे, और युनची इन कमीनों के हाथ से भी नहीं मरना चाहता, इसलिए वो हंसते हुए कहता है कि मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है। ये कहते हुए वो खाई से खुद ही नीचे की तरफ कूद गया, जबकि साथ ही साथ वो हेवनली पॉइजन पल को भी खा लेता है। युनची को लग रहा था कि शायद ये उसका अंत है, और ऐसा नहीं होता, क्योंकि युनची के मास्टर का दिया हुआ एक आर्टिफैक्ट अचानक से एक्टिवेट होकर युनची के पीछे एक पोर्टल ओपन कर देता है, जिसके बाद जब युनची की दोबारा आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो किसी अनजान जगह में एक अनजान सी बॉडी में मौजूद है, जबकि एक लड़की उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। उससे युनची तो नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन वो लड़की युनची को बताती है कि मैं तुम्हारी आंटी हूँ। युनची भी उस लड़की को देखकर हैरानगी के साथ अपने मन में कहता है कि इतनी छोटी सी आंटी, जबकि उसकी आंटी लिंसी उसके लिए परेशान होते हुए कहती है कि तुम ज़्याची हो, क्या तुम्हें अपना नाम याद नहीं, मैं तुम्हारी आंटी हूँ, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं, आज के दिन तुम्हारी किंग यूई से शादी होने वाली है। युनची के पास अपनी इस नई बॉडी की मेमोरीज तो थी, लेकिन वो प्रोसेस होने में टाइम ले रही थी, पर ये नाम सुनते साथ ही वो कहता है कि हमारे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की। ये यहाँ पर युनची ने इतने ज्यादा एक्साइटमेंट में कहा कि उसकी आंटी गुस्सा होते हुए कहती है कि मैं तो वैसे ही तुम्हारे लिए फिक्र कर रही थी, जैसे खूबसूरत लड़की की बात आई तुम में एनर्जी आ गई, मुझे तो लगा कि तुम शायद खड़े भी नहीं हो पाओगे, तुम्हारे ग्रैंड
ग्रैंडफादर तो परेशान होते तुम्हारे लिए डॉक्टर को लाने के लिए गए थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। ये कहते हुए युनची की आंट वहाँ से भागकर बाहर चली जाती है, जबकि बाहर हमें कुछ लोग दिखाई जाते हैं जो कि युनची के बारे में ही बात कर रहे थे। इस दुनिया में युनची के मिस्टिकल वेन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, यानी कि वो यहाँ का एक बहुत बड़ा लूजर है। लेकिन युनची का दादा अबू यहाँ पर जिया फैमिली का थर्ड एल्डर है, जिसने बहुत सारा पैसा लगाकर युनची के लिए बहुत सारे एलेक्सस खरीदे ताकि वो उसके मिस्टिकल वेन्स को स्ट्रीक कर सके। युनची यहाँ पर इन लोगों की ये बातें सुनकर फौरन अपनी पावर्स एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जहाँ पावर्स ना मिलने पर उसे समझ आ जाता है कि यहाँ की ये बॉडी तो यूजलेस है। युनची परेशान होते हुए कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, मेरी इस बॉडी की मिस्टिकल वेन डिस्ट्रॉयड है, यानी कि मैं कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा। और किस्मत से युनची के लिए अच्छी बात ये थी कि अभी भी हेवनली पॉइजन पर्ल उसी की बॉडी में मौजूद था। साथ ही उससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि हेवनली पॉइजन पर्ल यहाँ युनची की बॉडी के सोल सी के साथ कंबाइन हो चुका है, यानी कि अब युनची इस हेवनली पॉइजन पर्ल को पहले से भी ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। यहाँ ये सब सोचते हुए युनची अपने सोल सी में आ गया था, जहाँ वो हेवनली पॉइजन पर्ल युनची को इस बॉडी की सारी मेमोरीज एक साथ ही दे देता है। इन मेमोरीज की वजह से युनची को जानने को मिला कि इस लाइफ में मेरा नाम जियाओची है, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी आंट और मेरे ग्रैंडफादर है, जबकि यहाँ पर मेरी मिस्टिकल वेन्स डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से सब लोग मुझे लूजर समझते हैं। और साथ ही आज के दिन मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन किसी ने मुझे खाने में जहर दे दिया, पर किस्मत से हेवनली पॉइजन पर्ल ने उस जहर को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से मैं जिंदा बच पाया हूँ। युनची को ये सारी यादें मिलने के बाद अचानक वो होश में आ जाता है, जहाँ वो अपने सामने दोबारा अपनी आंट और ग्रैंडफादर को देखते हैं। युनची का दादा वो तो युनची के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद हो रहा था। वो उसकी आंट से पूछता है कि आखिर इसे क्या हो गया था, जिस पर उसकी आंट बताती है कि मैंने तो बस इसे खाना दिया था, जिसके बाद ये बेहोश हो गया। ये सुनकर तो उसका दादा वो परेशान होते हुए लिंगजी से कहता है कि आइंदा इसे जरा खाना मत देना, मुझे लगता है इसे कि फूड पॉइजनिंग हो चुकी थी। युनची इन लोगों को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। वो इनसे कहता है कि बस आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ बहुत ही जल्द बदल जाएगा। ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सीक्रेट है, यकीनन मैं किसी न किसी चीज का इस्तेमाल करके अपनी मिस्टिकल वेन को ठीक कर लूंगा। अभी के लिए तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग एक साथ खुश हैं। युनची की मुझसे इस तरह की बातें उसके दादा अबू को काफी अजीब लगती है। उसे लग रहा था कि युनची काफी जरा बदल गया। पर चलो इसकी शादी है तो लिंगजी जल्दी से तैयार कर दो, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंगजी ने यहाँ युनचन को दोबारा से तैयार करना शुरू कर दिया था। यहाँ युनचन अपने दादा अबू और आंट का इतना सारा प्यार देकर अपने मन में कहता है कि पिछली लाइफ में मेरे पास बहुत ही ज्यादा ताकत थी, लेकिन जब मैंने अपनों को खो दिया तभी मुझे एहसास हुआ कि उनकी क्या कीमत है। बेशक इस लाइफ में मेरे पास पावर्स तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छी आंट और मेरे ग्रैंडफादर है, जो कि मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। शायद मैं इस तरह की लाइफ डिजर्व भी नहीं करता था। यहाँ युनचन ये सब सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ उसकी आंट इमोशनल हो जाती है। वो युनचन से कहती है कि अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर पता नहीं मैं तुम्हारा ख्याल रख भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन युनचन अपनी आंट से कहता है कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, आप हमेशा मेरे लिए खास हो और खास ही रहोगी। जो सुनकर युनचन की आंट हैरान होते हुए कहती है कि सुबह के खाने के बाद तुम काफी जरा बदल चुके हो। यहाँ पर युनचन ये सुनकर अपने खाने की तरफ देखता है, जिस खाने में युनचन को जहर मिलाकर खिलाया गया था, लेकिन युनचन अभी भी नहीं जानता कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जियाओ फैमिली के अंकल होंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर मौजूद सारे सर्वेंट से कह रहे थे कि आज के दिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन हमारे थर्ड एल्डर के पोते की शादी है। अगर आज के दिन तुम लोगों ने कोई गलती की तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो यहाँ पर अभी सर्वेंट से ये सब कह रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर युनची आ जाता है, जो कि अंकल होंग से कह रहा था कि मैं बगी के बजाय एक घोड़े पर जाना पसंद करूंगा। और ये कहते वो एक 4th लेवल के बीस्ट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अंकल होंग उसे समझाते हुए कहते हैं कि ये एक 4th लेवल का बीस्ट हॉर्स है, जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर युनचन उनकी बात सुने बगैर ही फौरन उस बीस्ट पर चढ़ गया था, जहाँ वो बीस्ट गुस्सा होते हुए फौरन यहाँ युनची को नीचे गिरा देता है। गिरने के बाद वहाँ पर मौजूद सब लोग युनची पर हंस रहे थे, जबकि युनची को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि ये बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर होगी। अभी अचानक यहाँ पर युनचन का कजन आ जाता है, जिसका नाम यूलोंग था। वो युनची को हाथ देते हुए खड़ा कर चुका था, जबकि उसका हाथ पकड़ते साथ ही युनचन को वहाँ पर एक हार्ट डिवोरिंग पाउडर महसूस हो जाता है, जिसकी वजह से युनचन समझ गया था कि यही वो इंसान है जिसने मुझे जहर दिया था। लेकिन फिर भी युनचन ना दिखाते उसके साथ बहुत ही अच्छे से एक्ट करता है, क्योंकि यूलोंग भी उसके साथ दिखावा ही कर रहा था। वो युनचन से कहता है कि तुम मेरे भाई की तरह हो, तुम इस बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नॉर्मल घोड़ा ले आऊंगा। साथ ही वो युनची को कांग्रेचुलेशन देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुम हमारी सिटी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की के साथ शादी करने जा रहे हो। आज के दिन तो बहुत सारे लोगों का
दिल टूट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार वो तुम्हारी हुई। यहाँ ये सब कहते हुए यूलुंग मुस्कुराकर दिखावा कर रहा था, जबकि अंदर ही अंदर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। युनची तो अंदर ही अंदर जानता था कि यूलुंग को मुझसे जलन हो रही है, लेकिन वो फिर भी एक अच्छा कजन बनने का दिखावा करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूलुंग का एक साथी वहाँ पर एक नॉर्मल सा घोड़ा लेकर आ गया था, जिसे लेकर युनची अपनी दुल्हन को लेने के लिए रवाना हो जाता है। जबकि जाते हुए युनची अपने मन में कहता है कि इस गधे ने मुझे पॉइजन दिया, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि यूलुंग अपने उस साथी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पॉइजन दिया था, आखिर वो जिंदा कैसे है? जिस पर उसका चमचा भी कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तो देखा था कि उसने पॉइजन खा लिया है और वो जमीन पर गिर गया, पता नहीं वो जिंदा कैसे बच गया है। और यूलुंग तो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, इसलिए उसका चमचा उसे मक्खन लगाते हुए कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, अगर किंग यूवी ने उससे शादी भी कर ली तब भी वो उसे अपने पास कभी नहीं आने देगी। जो सुनकर यूलुंग भी थोड़ा सा खुश हो गया था। इसके बाद दूसरी तरफ हम युनची को देखते हैं, जो कि अपनी दुल्हन को लेते हुए शहर के अंदर से गुजर रहा था। लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थे। सच कहूँ तो लड़कियां उसे देखकर खुश थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, जबकि लड़के तो आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि हमें यकीन नहीं आता इस जैसे लूजर को इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई। साथ ही हमें यहाँ पर इस शादी के राज के बारे में मालूम होता है कि आज से 18 साल पहले युनचेन के फादर ने किन यूवी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, और तभी से ये शादी फिक्स हो चुकी है ताकि किन यूवी उसके फादर का एहसान चुका सके। यहाँ पर लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि युनचेन इन लोगों की परवाह न करते हुए सीधा आगे की तरफ चलता जा रहा था। तभी अचानक एक बड़ा सा एलिफेंट बीस्ट तेजी के साथ इन लोगों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो कि अपने सामने आने वाले हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। युनची को इसे देखकर घबराहट महसूस नहीं होती, लेकिन अंकल होंग तेजी के साथ आते हुए युनची के सामने आकर उस बीस्ट पर हमला कर देते हैं, जिससे वो टकराकर पीछे जा गिरा। अभी यहाँ पर हम उस एलिफेंट बीस्ट के मास्टर मिस्टर युआन को भी देखते हैं, जो कि इस सिटी का बहुत ही अमीर इंसान था। वो जानता था कि मिस यूवी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और वो इस जैसे लूजर को बिलोंग नहीं करती, बल्कि उसकी शादी तो मुझसे होनी चाहिए। ये सब तो उसके दिल में था, जबकि यहाँ पर वो बहाना लगाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानता कि मेरा एलिफेंट बीस्ट आज के दिन बेकाबू क्यों हो गया है। वैसे तो ये कभी इस तरह की हरकतें नहीं करता, शायद इसे भी युनची कुछ ज्यादा पसंद नहीं, बिल्कुल यहाँ की सिटी के लोगों की तरह। मेरे ख्याल से मेरा बीस्ट भी उस लड़की के लिए इंसाफ मांगना चाहता है। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद छोटा बच्चा भी समझ पा रहा था कि ये मोटा यहाँ पर बिला वजह बवाल खड़ा करना चाहता है। अंकल होंग भी यहाँ पर मिस्टर युआन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, इसे खराब करने की कोशिश मत करो। लेकिन मास्टर युआन कहता है कि अगर युनची ने इस बीस्ट को हरा दिया तो हम मान लेंगे कि ये मिस यूवी के काबिल है और हम इसकी शादी में शरीक हो जाएंगे, वरना हम ये शादी होने नहीं दे सकते। अंकल होंग को तो ये सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन युनची उन्हें शांत कराते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ। युनची की ये बात सुनकर तो अंकल होंग और भी ज्यादा परेशान हो गए थे। वो युनची से कहते हैं कि ये मिस्टिक हॉर्स से भी 2 लेवल ज्यादा खतरनाक बीस्ट है, मुझे नहीं लगता तुम इसे संभाल पाओगे। लेकिन युनची को खुद पर काफी ज्यादा यकीन था। वो अपनी जेब से एक रेड कलर का कपड़ा निकालकर अपने घोड़े की आंखों पर लगा देता है ताकि उसे डर ना लगे, और फिर बहुत ही हिम्मत के साथ उस बीस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका था। जहाँ वो एलिफेंट बीस्ट भी युनची पर हमला करने के लिए तेजी के साथ उसी के करीब आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो युनची की आंखों में देखता है उसे वो पुराना वाला वर्जन दिखाई दिया, जो कि काफी ज्यादा खौफनाक है। वो बीस्ट एलिफेंट भी उसे देखकर घबरा गया और फौरन अपनी जगह पर ही रुक गया। अब उस बड़े से एलिफेंट बीस्ट को इस छोटे से इंसान से डर लग रहा था। धीरे धीरे करके वो बीस्ट पीछे हट रहा है। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। मिस्टर युआन ये देखकर शर्म के मारे अपने बीस्ट को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि आगे बढ़ो और उसे जान से मार दो। जिस पर हम देखते हैं कि वो बीस्ट एलिफेंट एक बार फिर से पागल हो चुका था। वो यहाँ पर जंप करते हुए युनची पर हमला करने के लिए आ ही रहा है, जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर युनची ने भी अपने पॉइजन पंच को तैयार कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि युनची उसे हिट कर पाता तभी अचानक वहाँ सामने कोई और आ जाता है, जिसने उस एलिफेंट बीस्ट को बीच में हवा में ही रोक दिया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मिस यूवी का भाई युनबा है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। यहाँ वो इस बीस्ट को हराने के बाद अपने ब्रदर इन लॉ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए फौरन उससे गले लगा लेता है। जहाँ युनजी तो ऑलमोस्ट पिसी गया था। वो युनबा से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, वरना तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। साथ ही युनजी उससे सवाल करता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर युनबा बताता है कि हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुमने आने में काफी देर कर दी, इसलिए मुझे फादर ने यहाँ पर भेजा ताकि मैं तुम्हें शादी के मंडप तक उठाकर लेकर जा सकूं। ये कहते साथ ही वो युनची को उठाकर लेकर जा रहा था, लेकिन युनची उससे कहता है कि नहीं, मैं घोड़े पर जाऊंगा। जिस पर युनबा उसकी बात मानते हुए घोड़े को भी साथ उठा लेता है। लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, साथ ही साथ उन लोगों को हंसी भी आ रही थी। इसी तरह से युनची की सक्सेसफुली शादी हो जाती है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ युनची ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे कि उसने बहुत सारी शराब पी ली, इसीलिए वो होश में नहीं, जबकि लोग उसका मजाक बनाते हुए कह रहे थे कि जब खुद को संभाल नहीं सकते तो इतना ज्यादा वाइन पीते ही क्यों हो। और उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि युनची तो बिल्कुल सही सलामत था। वो तो बस ऐसी एक्टिंग कर रहा था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। असल में तो उस पर वाइन का असर ही नहीं होता, क्योंकि उसका हेवनली पॉइजन पल सारे के सारे डैमेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ ये सारी बातें कहते हुए युनची ने जो वाइन अपनी बॉडी में स्टोर करके रखा हुआ था उसे बाहर गिरा देता है, जिसके बाद आखिरकार वो
अपनी बीवी से मिलने के लिए अपने रूम में इंटर हो चुका था, जहाँ हम मिस यूवी को पहली दफा देखते हैं। वो दिखने में तो काफी जरा खूबसूरत थी। युनची आगे की तरफ जाते उसका मास्क हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस यूवी उसे ऐसा करने नहीं देना चाहती थी। वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते उसके हाथ को फ्रीज कर देती है। दूसरी तरफ युनची भी तो जिद्दी था। वो हार ना मानते हुए एक बार फिर से ट्राई करता है, जहाँ उसने मिस यूवी के चेहरे से पर्दा हटा दिया था। साथ ही साथ वो भी उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। मिस यूवी की खूबसूरती देखकर ठरकी युनची कहता है कि वाह, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। यकीनन लोग तुम्हारे बारे में जो भी बात करते हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ सिर्फ एक बार उसकी पावर्स देखने की वजह से युनची उसके बारे में बहुत कुछ समझ गया था। वो उसको इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे अंदाजा तो हो गया कि तुम्हारे पास आइस क्लाउड हर्ट है। तुम लेवल 10 पर पहुंच चुकी हो, जबकि साथ ही साथ तुम आइस क्लाउड टैक्टिक्स का इस्तेमाल करती हो। यहाँ सिर्फ एक ही नजर में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकालता हुआ देखकर मिस यूवी इम्प्रेस होते हुए कहती है कि तुम्हारे बारे में मैंने जो भी रूमर सुने थे उससे तुम काफी जरा अलग हो। ये सुनकर युनची एक बार फिर से रोमांटिक होते हुए मिस यूवी के पास आते हुए कहता है कि मेरे बारे में तो और भी लोग बहुत कुछ कहते हैं जो कि सही नहीं। क्या तुम जानना चाहोगी? मैं तुम्हें डिटेल में समझा सकता हूँ। मिस यूवी को उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वो फौरन अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करते हुए उससे कहती है कि मुझसे दूर रहो। मैं आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की एक डिसिपल हूँ और तुम जानते हो कि हम लोगों को फिजिकल रिलेशनशिप बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं। मैंने तुमसे ये शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मैं तुम्हारे फादर का एहसान चुकाऊं, उनकी बेइज्जती ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई थी। आज से 1 महीने बाद मैं सीधा वापस अपने आइस क्लाउड पैलेस चली जाऊंगी ताकि मेरे मास्टर मुझे ट्रेनिंग करवा सके। हम दोनों कभी भी एक रियल कपल की तरह नहीं रहने वाले। जो सुनकर युनची मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे पसंद आया। अभी अचानक मिस यूवी ने यहाँ बाहर किसी को महसूस कर लिया था, जो देखकर युनची फौरन वहाँ की लाइट्स बुझा देता है। वो मिस यूवी से कुछ देर खामोश रहने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि यूलोंग का चमचा था, जिसे यूलोंग ने यहाँ पर भेजा था ताकि वो जान सके कि मिस यूवी कहीं उसे अपनी बॉडी को टच तो नहीं करने दे रही। पर जब यूलोंग को मालूम होता है कि उन लोगों की कमरे की लाइट ऑफ है तो वो कुछ गलत समझ जाता है और उसे काफी जरा गुस्सा आ रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मिस यूवी इस जैसे नकारा इंसान को अपनाएगी, क्योंकि वो भी मिस यूवी से प्यार करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से यहाँ युनची पर आ गया था, जहाँ रात काफी हो चुकी थी। युनची धीरे से मिस यूवी के पास आकर कहता है कि रात बहुत हो गई, क्यों ना हम सो जाए। लेकिन मिस यूवी अपनी पावर एक्टिवेट करके युनची को डराते हुए खुद से दूर रहने के लिए कहती है। साथ ही वो युनची से कहती है कि हम दोनों में से एक इंसान नीचे सोएगा, हम दोनों बेड पर एक साथ नहीं सोने वाले। जिस पर युनची कहता है कि ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पहली रात को मैं अपनी बीवी को जमीन पर सोने नहीं दे सकता। मैं बहुत ही जरा इज्जतदार शख्स हूँ, औरतों की इज्जत करता हूँ। जो सुनकर मिस यूवी कहती है कि हाँ, इसीलिए तुम जमीन पर सोओगे। बेचारा युनची ये सुनकर जमीन पर सोने की कोशिश करता है, पर उसे ठंड लग रही थी। वो यहाँ पर मिस यूवी से कहता है कि हनी। जो सुनकर मिस यूवी कहती है कि खबरदार दोबारा मुझे हनी कहा। युनची उसकी ये बात सुनकर कहता है कि हम दोनों ने शादी की है, फिर तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें यूवी कहकर पुकारूं? मैं तो हनी ही कहूँगा। साथ ही युनची कहता है कि मुझे काफी जरा ठंड लग रही है, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे हस्बैंड को ठंड लग जाए? जिस पर मिस यूवी उसे कंबल दे चुकी थी। साथ ही मिस यूवी युनची से कहती है कि सिर्फ 1 महीने की बात है, तुम किसी तरह गुजारा कर लो, उसके बाद वैसे भी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जिस पर युनची दोबारा से रोमांटिक होते हुए मिस यूवी की तरफ आते हुए कहता है कि क्या सच में तुम मेरे साथ 1 महीना गुजारना चाहती हो? 1 महीना तो काफी रहेगा, हो सकता है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। यहाँ वो इसी तरह की बातें करते हुए मिस यूवी के काफी पास आ चुका था, जिस पर मिस यूवी दोबारा अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए कहती है कि खबरदार, अगर तुम मेरे ज्यादा करीब आए मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर नीचे फेंक दूंगी। जो देखकर युनची डरते हुए फौरन दोबारा अपनी जगह पर पहुँच गया था, जबकि मिस यूवी ब्लश करती है क्योंकि शायद उसे युनची थोड़ा थोड़ा पसंद आ रहा था। युनची बेचारा तो अभी भी मिस यूवी से सवाल करते हुए पूछता है कि जब एक बार तुम आइस क्लाउड पैलेस वापस चली जाओगी तो क्या हम दोबारा मिलेंगे? जिस पर मिस यूवी कहती है कि नहीं, हम दोनों कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। युनची ये सुनकर कहता है लेकिन ये अच्छा नहीं रहेगा, मैं अपनी फैमिली का अकेला वारिस हूँ और अगर मैं तुमसे मिलूंगा ही नहीं तो हमारी ये फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी? ये कहते हुए युनची मिस यूवी के काफी जरा करीब आ चुका था। तभी अचानक मिस यूवी अपने आइस डैगर को निकालते उसके गर्दन पर रखते हुए कहती है कि अगर तुमने एक और लफ्ज बोला तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। बेचारा युनची अब तक समझ गया था कि आज के दिन तो उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो धीरे धीरे करके रूम से बाहर जाने वाला था। तभी अचानक मिस यूवी उसे रोकते हुए कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर युनची बताता है कि मैं बाहर वॉशरूम जा रहा हूँ। मिस यूवी उसे देखकर कहती है कि ठीक है, आप बाहर खुले में मत करना, वॉशरूम ही इस्तेमाल करना। जो सुनकर युनची हैरान हो गया था। अचानक उसे याद आता है कि शायद ये उस वाइन के बारे में बात कर रही है। मिस यूवी शायद गलत समझ गई होगी। वो मिस यूवी से एम्बैरेस होते हुए कहते हैं कि बेशक मेरी कल्टीवेशन कम है, मैं पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं इज्जतदार हूँ, मैं इस तरह की हरकतें नहीं करता। आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया? और इसी तरह की बातें करते हुए युनची शर्मा कर वहाँ से निकल जाता है। जबकि कहो न कहो लेकिन मिस यूवी को युनची का ये फनी बिहेवियर काफी जरा पसंद आ रहा था। दूसरी तरफ युनची बाहर आने के बाद अपने मन में कहता है कि ये बेशक पूरी सिटी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की होगी, लेकिन इसका दिल बिल्कुल पत्थर जैसा है। युनची ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक एक टूटा हुआ सितारा बिल्कुल यहाँ जियाओ मेंशन में आकर गिरता है, जिसे देखकर युनची हैरान होते हुए फौरन उसे ढूंढने के लिए उसके पास रवाना हो गया। जबकि पीछे की तरफ हम रूम में मिस यूवी को देखते हैं, जहाँ उसकी
की मास्टर उससे मिलने के लिए आई हुई थी और वो मिस यूवी से कहती है कि तुम्हें ये बात अच्छे से मालूम है, एक बार तुमने आइस क्लाउड टेम्पल को ज्वाइन कर लिया उसके बाद तुमने अपने सारे रिलेशंस को छोड़ना होगा, क्योंकि हम लोगों को रिलेशंस की इजाजत नहीं है, तुम्हें हमारे साथ वापस चलना चाहिए। लेकिन मिस यूवी अपने मास्टर से कहती है कि मुझे सिर्फ 1 महीना चाहिए, 1 महीने बाद मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। और वो इसी तरह से अपने मास्टर के सामने इंसिस्ट करती है, जिस पर आखिरकार उसकी मास्टर एग्री होते हुए कहती है कि ठीक है, 1 महीने बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम युनची को देखते हैं जो कि उस टूटते हुए सितारे को ढूंढता हुआ काफी दूर आ चुका था। यहाँ पहुंचते साथ ही अचानक से युनची का हेवनली पॉइजन आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो गया था, जो कि युनची को एक स्टार फॉलिंग प्लांट के पास ले जाता है। युनची तो इस एलेक्सर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा कीमती एलेक्सर है। तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची को वहाँ पर एक लड़की भी दिखाई दी, जिसका नाम जैस्मीन था और उसकी बॉडी पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन मौजूद है। लेकिन युनची को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। वो जैसे यहाँ पर जैस्मीन को टच करने की गलती करता है, वो पॉइजन उसकी बॉडी में फैलना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से युनची को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन किस्मत से युनची के पास हेवनली पॉइजन पर्ल है, जो कि उस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर देती है। इसकी वजह से युनची की जान बच गई थी। दूसरी तरफ जैस्मीन भी तब तक होश में आ जाती है और वो ये सब देखकर हैरानगी के साथ युनची की तरफ देखकर कहती है कि तुम्हारे पास हेवनली पॉइजन पर्ल है। युनची यहाँ इससे पहले कि उससे पूछ पाता कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम, तभी अचानक जैस्मीन फौरन उसके हाथ पर बाइट करते हुए युनची का खून पीना शुरू कर चुकी थी। जहाँ युनची का खून पीने की वजह से हम देखते हैं कि हेवनली पॉइजन पर्ल उसे यहाँ सोल सी में ले आया था, जो देखकर युनची भी काफी ज्यादा हैरान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर ये लड़की है कौन और इसको पॉइजन किसने दिया होगा। युनची अभी यहाँ पर ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची की आंट पीछे से आ चुकी थी, क्योंकि युनची को यहाँ पर देखकर हैरानगी के साथ कहती है कि तुम अपनी शादी की पहली रात को यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। जिस पर युनची कहते हैं कि कुछ खास नहीं, मैं तो बस यहाँ पर सितारे देखने के लिए आया हुआ था, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। जो सुनकर उसकी आंटी कहती है कि मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, मुझे लगता है कि मिस यूवी ने तुम्हें लात मारकर कमरे से बाहर निकाल दिया होगा, मैं भी जाकर उस लड़की से बात करके आती हूँ। जो सुनकर युनची उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरा घर है, आखिर मेरे घर में एक लड़की मुझे अपने रूम से कैसे लात मारकर बाहर निकाल सकती है। मुझे तो बस सच में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सितारे देखने के लिए यहाँ पर आ गया। जो सुनकर उसकी आंट भी वहीं पर रुक गई थी और वो भी युनची के साथ यहीं पर बैठकर सितारे देखती है। साथ ही साथ वो लोग पास्ट की कुछ मेमोरीज को भी याद करते हैं। यहाँ युनची की आंट कहती है कि वक्त बहुत ही तेजी के साथ निकल गया, तुम छोटे हुआ करते थे, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती थी और अब तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे दिल में हमेशा आपको योर रहेगा। जो सुनकर युनची कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आपकी और दादा अब्बू की जगह तो हमेशा मेरे दिल में वही रहेगी, आप लोगों की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आप दोनों मेरी रियल फैमिली हो। जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, आप दोनों मेरे साथ खड़े रहे, मैं भी हमेशा आप दोनों का साथ देता रहूंगा। कभी भी आपको कोई भी जरूरत पड़े, बस आप मेरा नाम याद कर लेना। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान यूं ही इमोशनल बातें चल रही थी, जबकि हम देखते हैं कि मिस यूवी भी यहाँ पर युनची को ढूंढते हुए बाहर आ चुकी थी और वो ये सब देख लेती है और वो इन दोनों को डिस्टर्ब ना करते हुए वापस अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी थी। युनची जैसे उठता है, वो देखता है कि किसी ने उसे कंबल में छुपाया हुआ था ताकि उसे ठंड ना लगे। युनची की आंख जैसी खुलती है, वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी थोड़ी देर सोचने पर वो समझ आता है कि जरूर ये मिस यूवी ने किया होगा, जो जानकर उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि युनची यहाँ सीधा मिस यूवी के पास आ चुका था, जहाँ वो मिस यूवी से कहता है कि चलो भी दरवाजा खोलो, हमें ट्रेडिशन के हिसाब से ग्रैंडफादर के पास जाकर पहला खाना खाना होगा, इससे उन्हें काफी ज्यादा खुशी होगी। युनची यहाँ पर ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर से मिस यूवी निकलती है और वो काफी ज्यादा तैयार हुई थी, जहाँ वो युनची को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। साथ ही साथ हम देखते हैं कि युनची भी अपनी पुरानी लाइफ के कपड़े पहन लेता है और ये दोनों मिलकर अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए पहुंच चुके थे, जहाँ युनची का दादा अब्बू इन लोगों के सामने खाना पेश करते हुए मिस यूवी का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि उसने युनची से शादी की। वो जानता था कि मिस यूवी शादी से खुश नहीं होगी, लेकिन युनची यहाँ पर ऐसा शो करने की कोशिश करता है कि नहीं, मिस यूवी और मैं बिल्कुल ठीक है। वो तो यूं ही रोमांटिकली बातों ही बातों में मिस यूवी के कंधे पर हाथ भी रख लेता है और उसे अपने पास ले आया था। साथ ही साथ वो ऐसे एक्ट करने की कोशिश करता है जैसे कल रात इन लोगों का काफी अच्छा टाइम गुजरा। हम देखते हैं कि मिस यूवी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए युनची का हाथ फ्रीज कर देती है। युनची तो अभी भी अपनी एक्टिंग से बाज नहीं आता। वो मिस यूवी के सामने खाना पेश करते हुए कहता है कि चलो भी अच्छे से खाना खाओ ताकि तुम एक अच्छे बच्चे को जन्म दे सको। वो बस अपने दादा अब्बू को यही दिखाना चाहता था कि हम दोनों की जिंदगी अच्छी गुजर रही है और जल्दी उन लोगों को कोई अच्छी खुशखबरी भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ ये दोनों जैसे ही वापस अपने रूम में आते हैं, हम देखते हैं कि सिचुएशन तो पूरी तरीके से पलट चुकी थी। मिस यूवी अपनी आइस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए युनची को फ्रीज कर देती है। साथ ही वो उससे कहती है कि कमीने ठरकी इंसान, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझ पर हाथ कैसे लगाया। युनची बेचारा तो उसकी ये बातें सुनकर ठंड से कांपते हुए कहता है कि सच कह रहा हूँ, मैं तो ये सब सिर्फ अपने दादा अब्बू को खुश करने के लिए कर रहा था। जो सुनकर आखिरकार यूवी उस पर रहम खा लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि युनची कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाला है। वो मिस यूवी को ताड़ ताड़ कर देख रहा था,
जिस पर मिस यूवी हैरान होते हुए सवाल करती है कि अब तुम क्या कर रहे हो। युंची उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि कल जब मैंने गलती से तुम्हारा हाथ पकड़ा था तब मैंने तुम्हारे नर्व्स चेक कर लिए थे, जिस पर मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे अंदर तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। जब से तुमने अपने आइस क्लाउड टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना शुरू किया होगा तभी से यकीनन ये सब हो रहा होगा। तुम्हारी आंखें सुबह 3 बजे ही खुल जाती होगी। हर 2 मिनट के बाद तुम्हारी बॉडी एकदम बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाती होगी, जबकि साथ ही साथ मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पीरियड्स भी एबनॉर्मल चल रहे हैं। ये कहते हुए युंची वहाँ से काफी दूर चला गया था क्योंकि वो जानता था कि अब यूवी मुझे मारेगी, लेकिन यूवी उसे रोकते हुए कहती है कि वापस आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। इस यूवी हैरान होते हुए कहती है कि तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ, जिस पर युंची कहता है लेकिन उससे पहले तुम ये बताओ कि क्या मैंने जो कुछ भी कहा वो सही है। जिस पर मिस यूवी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुमने जो कुछ भी कहा वो सही है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि आइस टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हुए ये सबके साथ ही होता है। मुझे बाद में जब आइस एट्रीब्यूशन की आदत हो जाएगी तब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन युंची उसकी ये बात सुनकर कहता है कि नहीं, तुम ठीक नहीं कह रही। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि आइस क्लाउड सेट के मेंबर्स बाकी के सेट मेंबर्स के हिसाब से जल्दी मर जाते हैं क्योंकि वो सब के सभी आइस टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ आइस क्लाउड सेट की लड़कियां बच्चा पैदा करने की एबिलिटी को भी खो देती है, वो भी सारी आइस एबिलिटीज की वजह से। इसलिए आइस क्लाउड पैलेस का ये रूल है कि वो किसी तरह की भी रिलेशनशिप को नहीं रख सकते ताकि उनकी बेइज्जती ना हो। ये सुनकर यूवी को तो काफी जरा गुस्सा आ रहा था। वो युंची पर भड़कते हुए कहती है कि तुम मेरी सेट की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तभी अचानक युंची कहता है कि वैसे मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, साथ ही मैं कुछ ऐसा भी जानता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी ये मिस्टिक पावर 3 गुना और तेजी के साथ बढ़ेगी। इस यूवी को उसकी ये बात सुनकर यकीन तो नहीं आता, लेकिन फिर भी वो युंची को एक मौका देते हुए कहती है कि अगर तुमने झूठ कहा हुआ तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि युंची कुछ नीडल्स लाकर सीधा यहाँ मिस यूवी के पास आकर बैठ जाता है। साथ ही युंची यहाँ पर मिस यूवी के हाथ को टच करते हुए डर की आवाज में कहता है कि यूवी, तुम्हारे हाथ तो काफी सॉफ्ट है। जो सुनकर मिस यूवी भड़कते हुए कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम इसी तरह की बकवास करोगे। लेकिन तभी अचानक युंची कहता है कि लो, हो गया। यूवी उसकी ये बात सुनकर हैरानगी के साथ अपने हाथ की तरफ देखती है जहाँ युंची ने कुछ नीडल उसके हाथ में लगा दिए थे। मिस यूवी को तो यकीन ही नहीं आता कि आखिर युंची ने ये इतनी स्पीड के साथ कैसे कर दिया। इसके साथ ही हम देखते हैं कि युंची ने अपनी हेवनली पॉइजन पर्ल का इस्तेमाल करते हुए मिस यूवी के बॉडी के अंदर के टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करना शुरू कर दिया था। मिस यूवी भी धीरे धीरे अच्छा महसूस कर रही थी और वो समझ जाती है कि युंची झूठ नहीं कह रहा था। और यहाँ कुछ देर के यूही ट्रीटमेंट के बाद अचानक युंची कहता है कि काम हो गया। जो सुनकर यूवी कहती है कि इतनी जल्दी। युंची कहता है कि हाँ, तुम खुद आजमा कर देख लो। जो कहने के बाद हम देखते हैं कि मिस यूवी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और वो सरप्राइज होते हुए कहती है कि ये बात सच है, मेरी मिस्टिक पावर काफी स्मूथली फ्लो कर रही है। साथ ही साथ वो ये भी महसूस कर पा रही थी कि उसकी पावर्स अब 3 गुना तेजी से फ्लो कर रही है। वो इस बात को लेकर काफी जरा खुश थी, जबकि दूसरी तरफ युंची कहता है कि आइस पावर का इस्तेमाल करना किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। इवन मैं ये भी महसूस कर सकता हूँ कि जरा आइस पावर इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारे मेंडेरियंस ब्लॉक हो चुके हैं। अगर एक बार तुम्हारे मेंडेरियंस को अनब्लॉक कर दिया जाए तब तुम्हारी पावर्स 10 गुना तेजी के साथ बढ़ेगी। जो सुनकर मिस यूवी बहुत ही जरा सरप्राइज होते हुए कहती है कि क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो। दूसरी तरफ युंची भी फ्लेक्स करते हुए कहता है कि हाँ, अभी भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, मेरे मेडिसिनल स्किल्स बहुत ही जरा कमाल के हैं, तुमने ऑलरेडी देख लिया। मिस यूवी युंची की ये बात सुनकर कहती है ठीक है, मेरा इलाज कर दो। जो सुनकर युंची तो काफी जरा खुश हो गया था। वो उससे कहता है ठीक है, फिर जल्दी से अपने कपड़े उतार दो। जिस पर तो मिस यूवी गुस्सा होते हुए फौरन अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेती है। तभी अचानक युंची कहता है कि नहीं नहीं, मेरा वो मकसद नहीं था। असल में तुम्हारे सारे मेंडेरियंस तुम्हारी बॉडी पर फैले हुए हैं जिन्हें कपड़ों के साथ तुम्हें अनब्लॉक नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे कपड़े उतारूं तो तुम खुद भी ऐसा कर सकती हो, मुझे इसमें कोई मसला नहीं। ये सुनकर मिस यूवी को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ युंची उसे ऐसा देखकर काफी जरा खुश हो रहा था। वो तो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वो कोई जंग जीत गया हो। साथ ही हम देखते हैं कि युंची ने दोबारा से अपने नीडल्स का इस्तेमाल करते उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था, लेकिन युंची उसे बताता है कि इस बार ये सब बहुत ज्यादा स्लो रहने वाला है क्योंकि अगर मुझसे एक छोटी सी भी गलती हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर सारे नीडल सही जगह पर लगाने के बाद हम देखते हैं कि युंची अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है ताकि वो मिस यूवी के बॉडी में मौजूद आइस टॉक्सिन को खत्म करके उसके मेंडेरियंस को अनब्लॉक कर सके। ये प्रोसेस कुछ देर तक यूं ही चलता रहा, जिसके खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि मिस यूवी काफी बेहतर महसूस कर रही थी, जबकि युंची उसे बताता है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट हो गया लेकिन इस तरह के टोटल 6 ट्रीटमेंट्स होंगे। फिलहाल मुझे थोड़ी सी आराम की जरूरत है। जो सुनकर यूवी हैरान होते हुए कहती है क्यों, क्या हो गया। जिस पर युंची कहता है कि मैं एक लेवल 1 का लूजर हूँ, तुम जैसे लेवल 10 की जीनियस को ट्रीट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये कहते हुए युंची वहाँ से खड़ा होकर अभी बाहर की तरफ जाने वाला था, जबकि साथ ही साथ वो इमोशनल एक्टिंग भी शुरू कर देता है। अब तो मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अब मुझे एक सुनसान सा कमरा ढूंढना होगा जहाँ पर मैं अकेले बैठकर ठंड में कांपता रहूँ। वैसे भी ये अकेलापन तो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ने वाला। यूवी उसकी ये बातें सुनकर इमोशनल होते हुए कहती है कि ठीक है, आज के दिन तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे बेड पर सो सकते हो। युंची को तो ये सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो कोई लॉटरी जीत गया हो। वो काफी जरा खुश होता है, फौरन उसके साथ आकर बेड पर लेट जाता है। यहाँ पर अब काफी जरा गहरी रात हो चुकी थी। दोनों
दोनों आराम से लेटे हुए थे। तभी अचानक युनची यूवी से कहता है कि जब तुम्हारी मिस्टिक पावर रिकवर हो जाएगी तब तो तुम वापस अपने पैलेस चली जाओगी। तो क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? जो सुनकर यूवी उससे सवाल करते हुए पूछती है कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। यहाँ पर युनची ने 3 हेवनली एलेक्सर्स के नेम ले लिए थे जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। यूवी इन तीनों हेवनली एलेक्सर्स के बारे में सुनकर कहती है कि ये तीनों एलेक्सर एक साथ मिलना बिल्कुल नामुमकिन है, और फिर भी तुम्हें आखिर इतनी रेयर एलेक्सर्स की जरूरत क्यों पड़ गई? जिस पर युनची बताता है कि मैं अपने मिस्टिक वेन्स को रिकवर करना चाहता हूँ। यूवी उसकी ये बात सुनकर कहती है ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही सो गए थे, जहाँ पर युनची ख्वाब में देख रहा था कि वो यूवी को धीरे धीरे करके किस करने वाला है। और इससे पहले कि वो यहाँ पर यूवी को किस कर पाता कोई घंटा बजा देता है, जिसकी वजह से युनची की आंख खुल गई थी। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ये घंटा किसने बजाया, और वो भी इतने अच्छे मोमेंट पर। असल में ये घंटा जियाओ सेट के हेड ने बजाया था ताकि वो सारे के सारे एल्डर्स को जमा करके खुशखबरी दे सके। युनची के ग्रैंडफादर भी थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच चुके थे, जो कि हैरान होते हुए हेड से सवाल करते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने रिंग क्यों बजाई, क्या कुछ खास बात है? जिस पर वो हेड बताता है कि हाँ, आज का दिन हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है। तुम्हें तो मालूम ही है कि आज से 100 साल पहले हमारे जियाओ ट्राइब से हमारे कुछ एंसेस्टर्स को निकाल कर बाहर भेज दिया था, जो कि उस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर थे। लेकिन फिर वो लोग यहाँ पर लियांग सिटी पर आ गए, जहाँ पर उन लोगों ने ये जियाओ सेट बनाया। हम लोगों ने अपने जियाओ ट्राइब से कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे लेटर्स का कभी जवाब नहीं दिया। आज पता नहीं कैसे, लेकिन शायद उन लोगों को हम पर रहम आ गया। हमारे लीडर का बेटा यहाँ हम लोगों से मिलने के लिए आ रहा है। शायद वो यहाँ पर हमारे जियाओ सेट से एक मेंबर को अपने साथ जियाओ ट्राइब भी लेकर चला जाएगा। ये जानकर तो थर्ड एल्डर को बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि अब उसके पास उम्मीद थी कि वो अपने ग्रैंडसन की मिस्टिक वेन्स को रिकवर कर सकता है। जियाओ ट्राइब्स के पास बहुत ही ज्यादा कीमती एलेक्सर्स है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर फौरन यहाँ पर बीच में आते हुए कहता है कि हम लोग वहाँ पर यूनचेन को नहीं भेजने वाले। हमारे पूरे सेट का सबसे ज्यादा बेहतरीन रेसिपल तो यूलोंग है, तो यकीनन हमें उसी को भेजना चाहिए। थर्ड एल्डर यहाँ इससे पहले कि सेकंड एल्डर से कुछ भी कह पाता, सेकंड एल्डर ने यहाँ पर थर्ड एल्डर की ग्रैंडसन की बेइज्जती करना शुरू कर दी थी। वो कहता है कि आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम उसे जियाओ ट्राइब भेजेंगे? वो तो हमारी पूरी की पूरी फैमिली पर कलंक है। उसकी वजह से तुमने हमारे जियाओ सेट के बहुत सारे पैसे और एलेक्सर जाया कर दिए, जबकि वो किसी काम का नहीं। यहाँ अपने पोते की इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनकर हम देखते हैं कि अब थर्ड एल्डर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो फौरन अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेता है। थर्ड एल्डर की पावर्स तो बहुत ही ज्यादा थी, जिनके सामने सेकंड एल्डर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन फौरन हेड यहाँ पर आगे आते हुए कहता है कि थर्ड एल्डर बेवकूफी मत करो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर फाइट की तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जियाओ सेट से बाहर निकाल दिया जाएगा, जहाँ बाहर तुम्हारे मरने के बाद युनची का कोई सहारा नहीं रहेगा। थर्ड एल्डर भी उसकी ये बातें सुनने के बाद फौरन शांत हो जाता है, और वो इनसे कहता है कि मुझे कोई जरूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मिस यूवी पर आ जाता है, जो कि अपनी फाइट प्रैक्टिस कर रही थी। यूलोंग भी उसे दूर से देखकर फौरन उसके पास आ जाता है ताकि वो उससे बात कर सके, क्योंकि वो मिस यूवी में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। लेकिन यूवी उसमें कोई इंटरेस्ट न शो करते हुए कहती है कि युनची यहाँ पर नहीं है, तुम जा सकते हो। यूलोंग तो अपने मन में इरादा करके आया हुआ था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी तरह भी यूवी को टच करके रहूंगा। जो करने के लिए वो यहाँ पर प्रैक्टिस फाइट का बहाना लगाते उससे लड़ना शुरू कर देता है। यूवी को भी उसके इरादे समझ आ चुके थे, इसलिए वो बिना कोई रहम दिखाते उसे काफी बुरी तरीके से पटक रही थी, जिसके दौरान यूलोंग का एक दांत भी टूट चुका था। वो यूं ही लगातार यूलोंग की काफी देर तक पिटाई लगा देती है, जहाँ उड़ता हुआ यूलोंग सीधे युनची के पैरों में आ गिरा। युनची तो यूवी की ये हरकत देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यूलोंग को वो भी पसंद नहीं करता। जबकि साथ ही साथ वो यूलोंग से कहता है कि भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम आसमान से यहाँ पर क्यों गिरे? जिस पर यूलोंग बहाना लगाते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, अचानक से एक्सीडेंटली मैं जमीन पर गिर गया, इसलिए मेरी नाक से खून आ रहा है। युनची उसका ये खून देखकर कहता है कि ये प्रैक्टिस तो काफी ज्यादा शानदार लग रही है, मुझे लगता है कि तुम्हें डेली करनी चाहिए, इससे तुम ज्यादा इम्प्रूव होगे। यूलोंग बेचारा भी यहाँ पर अपना सर पकड़कर वहाँ से रवाना हो जाता है। आखिर वो यहाँ पर जवाब भी क्या देता कि उसने एक लड़की से मार खा ली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओ सेट के सारे एल्डर्स यहाँ पर जियाओ ट्राइब से आने वाले लीडर के बेटे का इंतजार कर रहे थे। यहाँ कुछ देर के इंतजार के बाद आखिरकार वो यहाँ पर पहुँच जाता है। उस लड़के का नाम जियान था, जो कि काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला लड़का है, क्योंकि उसे अपने बाप के पैसों पर काफी गरूर था। वो यहाँ पर मौजूद इन एल्डर्स की जरा से भी इज्जत नहीं कर रहा था, बल्कि उल्टा वो इन लोगों का मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स तो बहुत ही ज्यादा बेकार थे, जिन्हें आज से 100 साल पहले जियाओ ट्राइब से निकाल दिया गया था। लेकिन पता नहीं कैसे वो इस नकारा सी सिटी में आकर इतने ज्यादा पावरफुल हो गए। हम लोगों ने किस्मत से तुम्हारा एक लेटर पढ़ लिया, जिसकी वजह से हमें जानने को मिला कि इस लियांग सिटी में एक जियाओ सेट भी है, वरना ये जगह इतनी छोटी और बेकार है कि हम लोग तो यहाँ पर कभी ना आते। जियाओ सेट का हेड इतनी ज्यादा बेइज्जती के बावजूद भी उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था, क्योंकि उसे एलेक्सर और पैसों की लालच थी। दूसरी तरफ जियान बहुत ही ज्यादा बदतमीजी के साथ कहता है कि मैं इस गंदी जगह में जरा वक्त नहीं गुजारना चाहता, तुम लोग कल उस डेसिबल को तैयार रखो जो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। साथ ही वो यहाँ पर अपने अंकल मोयान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इनके हाथ में जो एलेक्सर है ये मेरे फादर ने आप लोगों के लिए स्पेशल भिजवाया। इस एलेक्सर को मिस्टिक डिग्रेडिंग पाउडर कहते हैं, जो कि किसी भी मिस्टिक वेन को रिकवर करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। युनची की आंट तो ये
सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उसे उम्मीद मिल गई थी कि अब हम युनची को रिकवर कर पाएंगे। दूसरी तरफ जियान यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अब मैं कुछ आराम करूंगा। और ये कहते वो वहाँ से जाने ही वाला था, तभी अचानक वो युनची की आंट के सामने जाकर रुक जाता है, जो कि उसे काफी खूबसूरत लगती है। इसलिए वो उसे छेड़ते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी। उसका ये अंदाज थर्ड एल्डर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इससे पहले कि वो आगे जाकर कुछ भी कह पाते, सेकंड एल्डर उसे बीच में ही रोक देते हैं, क्योंकि अगर उसने यहाँ पर कुछ भी किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची फौरन यहाँ अपनी आंट के सामने आकर खड़ा हो गया था, जो कि जियान से कहता है कि तुमने काफी लंबा सफर तय किया है, यकीनन तुम थक चुके होगे, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ। जियान को तो उसका यूं बीच में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से के साथ सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। दूसरी तरफ युनची की आंट भी उसके लिए काफी ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन युनची उसे शांत कराते हुए कहता है कि आप बेफिक्र रहे, मुझे कुछ नहीं होगा। यहाँ जियान के अंकल ये खराब होती हुई सिचुएशन देखकर फौरन जियान के पास आकर कहते हैं कि क्या तुम्हें याद नहीं कि हमारे लीडर ने निकलने से पहले तुमसे क्या कहा था। जो सुनकर जियान गुस्सा होते हुए वहाँ से फौरन रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम यूलोंग को देखते हैं, जो कि युनचिन की आंट को देखकर काफी जरा अजीब से बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने मन में कोई प्लान बना रहा हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ दूसरी तरफ जियान पर आ जाता है, जो कि अपने रूम में आने के बाद काफी जरा गुस्से में था। वो कहता है कि अंकल मोयांग आखिर कब मना होंगे, उन्होंने वहाँ पर सबके सामने मेरी बेइज्जती करा दी, मैं तो बस सिर्फ एक खूबसूरत लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था। अभी अचानक हम देखते हैं कि लुयिंग भी यहाँ जियान के पास पहुँच गया था, जो कि बताता है कि उस खूबसूरत लड़की का नाम लिंगजी है, लेकिन वो यहाँ हमारे ज्याओ साइट में रहने वाले सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं। जो कहने के बाद वो अपने साथ जियान को लेकर यहाँ मिस यूवी के पास ले आता है। मिस यूवी को देखकर तो जियान वाकई में समझ गया था कि यूवी वाकई में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। लेकिन जब जियान को जानने को मिलता है कि यूवी की शादी युनची से हो गई, जो कि सिर्फ एक लेवल 1 का वॉरियर है, तो उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, आखिर इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की की इस तरह के कचरे से शादी कैसे हो गई। जिस पर यूलोंग भी आग में घी डालते हुए कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल नाइंसाफी है, लेकिन हम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो आप जैसे एक हीरो का ही इंतजार कर रहे थे, जो कि इस लड़की को उस कचरे से आजादी दिलवा सके। जियान यूलोंग की ये बातें सुनकर कहता है कि पता नहीं क्यों तुम्हारी इस तरह की बातें सुनकर मुझे लगता है कि शायद तुमने कोई प्लान जरूर बनाया होगा। जिस पर यूलोंग उसे मक्खन लगाते हुए कहता है कि जैसा मैंने समझा था आप तो बिल्कुल वैसे ही समझदार भी हो। हाँ बेशक मैं यूवी को युनची से आजाद करने के लिए प्लान बना रहा हूँ। जबकि तभी अचानक जियान कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे युनची की आंटी भी काफी जरा पसंद आई, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ ऐसा कर सकते हो ताकि मैं उसके साथ थोड़ा सा अच्छा वक्त गुजार सकूं। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गए होंगे। जिस पर यूलोंग कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं उसके लिए भी जरूर कुछ न कुछ कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ युनची ने दोबारा से यूवी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। यूवी युनची की ये मेडिकल स्किल्स देखकर कहती है कि तुम्हारे बारे में लोग गलत सोचते हैं, तुम तो काफी ज्यादा बेहतरीन हो, क्योंकि इस पूरे कॉन्टिनेंट में तुम जैसा बेहतरीन मेडिकल ट्रीटमेंट कोई भी नहीं दे सकता। जबकि इसके अलावा भी पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारे पास हद से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें ये सब कुछ किसने सिखाया। जिस पर युनची बताता है कि हाँ ये मुझे मेरे मास्टर ने सिखाया था, जो कि इस दुनिया के सबसे ज्यादा बेहतरीन पिल रिफाइनर थे, उनसे बेहतरीन डॉक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। साथ ही वो काफी ज्यादा रहमदिल और अच्छे इंसान थे। यूवी ये सब सुनकर कहती है कि मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना, आखिर वो कहाँ पर है। लेकिन यहाँ इस बारे में युनची उसे कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि अब तक ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुकी थी। और साथ ही युनची भी यहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद यूवी अपनी पावर का इस्तेमाल करते उसे होश में ला रही थी। जहाँ युनची को होश में आता वो देखकर यूवी कहती है कि पता नहीं तुम्हारे बहुत ही ज्यादा राज है, तुम शायद अपनी रियल पावर्स दुनिया के सामने शो ही नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर तुम चाहते तो तुम किसी भी मेडिकल सेट को ज्वाइन करके टॉप 10 रैंकिंग में आसानी के साथ आ सकते हो। तुम्हारे मेडिकल स्किल्स तो बहुत ही जरा कमाल के हैं। लेकिन युनची उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर यूवी युनची से कहती है कि वैसे तुम्हारे जियाओ ट्राइब में भी तो एक डेसिबल को बेचा जा रहा है, तुम्हें भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने जियाओ ट्राइब को ज्वाइन कर लिया तो तुम्हें काफी सारे अच्छे एलेक्सर्स मिल सकते हैं, जिनका इस्तेमाल करके तुम अपने मिस्टिक वेन्स को भी रिकवर कर पाओगे। लेकिन युनची उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, जियाओ ट्राइब या फिर किसी भी बड़े क्लैन के पास ऐसे कोई एलेक्सर नहीं जो कि मेरे मिस्टिक वेन्स को ठीक कर सके। इसको रिकवर करने के लिए मेरे पास तो सिर्फ एक ही रास्ता है। जो सुनकर यूवी हैरान होते हुए उससे पूछती है कि आखिर वो कौन सा रास्ता है, क्योंकि वो युनचन की मदद करना चाहती थी। तभी अचानक युनचन ढरगियों की तरह कहता है कि बस तुम मुझे 21 दे दो, मैं खुद ही रिकवर हो जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूवी उसकी अच्छी खासी पिटाई लगा चुकी थी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युनची की आंट धीरे धीरे चुपके जियाओ साइड के फार्मेसी स्टोर की तरफ जा रही थी, ताकि वो उसी मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर को हासिल करके युनची के मिस्टिक वेन्स को ठीक कर सके। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फौरन से नेक्स्ट डे पर आ गया था, जहाँ हम हॉल में देखते हैं कि सब लोग एक जगह पर इकट्ठा हो चुके थे। जियाओ साइड का हेड यहाँ पर इमोशनल एक्टिंग करते हुए काफी अच्छी बातें कर रहा था, जो देखकर युनची कहता है कि ये कितनी ओवर एक्टिंग करता है। मुझे तो इसकी ये इमोशनल बातें सुनकर रोना आ गया, जबकि उसकी आंट उसे डांटते हुए कहती है कि खामोश हो जाओ, वो हमारा हेड है। दूसरी तरफ जियान भी उसकी ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका था। तभी अचानक वो उसे बीच में रोकते हुए कहता है कि मुझे एक जरूरी
जरूरी काम याद आ गया। कल मैंने जो तुम लोगों को मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर दिया था, मैं चाहता हूँ कि तुम वो वापस यहाँ पर ले आओ ताकि मैं खुद ही वो तुम्हारे ज़्याओ सेट में किसी काबिल इंसान के हवाले कर सकूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरे जाने के बाद तुम लोग वो पाउडर किसे दोगे। हो सकता है कि वो किसी कचरे के पास चला जाए जो कि बिल्कुल वेस्ट होगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। असल में ये यूलोंग और जियान की चाल थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि हेड सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया था और वो जियान से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। आपके ज़्याओ ट्राइब ने हम लोगों को इतना बड़ा गिफ्ट दिया था, लेकिन वो हमारे ज़्याओ सेट के फार्मेसी से कल रात चोरी हो गया। जो सुनकर जियान भी गुस्सा होने की एक्टिंग करता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस बारे में पहले से ही जानता है। वो यहाँ पर कहता है कि ये तो एक बहुत बड़ा गुनाह है, मैं इसकी माफी इतनी आसानी के साथ नहीं कर सकता। लेकिन जिसने भी वो पाउडर चुराया है उसे ये बात मालूम नहीं थी कि हम जब चाहे उस पाउडर को ट्रैक कर सकते हैं। जो कहते हैं वो अपने एक असिस्टेंट से उस पाउडर को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है, जहाँ थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो असिस्टेंट उस पाउडर को ढूंढ कर ले भी आया था। जियान अपने असिस्टेंट से पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हें ये किस रूम में मिला, जिस पर वो असिस्टेंट बताता है कि ये पाउडर मुझे रूम नंबर 66 में मिला। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग लिंगजी की तरफ देख रहे थे, जबकि लिंगजी घबराते हुए कहती है कि नहीं, मैंने चोरी नहीं की। युनची को तो लिंगजी पर काफी यकीन था, इसलिए वो कहता है कि जरूर मेरी आंटी को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। ज़्याओ सेट का हेड भी यहाँ पर लिंगजी की तरफ देखकर कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आता, तुमने ये चोरी की। लिंगजी उन्हें बताने की कोशिश करती है कि नहीं, आपको कोई गलतफहमी होगी, मैंने कोई चोरी नहीं की। और ज़्याओ सेट का हेड तो जियान के साथ मिला हुआ था। वो लिंगजी को डांटते हुए कहता है कि अगर तुमने चोरी नहीं की तो क्या ये मिस्टिक पाउडर खुद उड़ते हुए तुम्हारे कमरे में जाकर सराहने के पीछे छुप गया। लिंगजी बेचारी तो उनकी ये बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है, जबकि दूसरी तरफ जियान उसे देखकर कहता है कि ये बहुत ही बुरी बात है, तुम जैसी एक खूबसूरत लड़की को चोरी नहीं करनी चाहिए, अब मुझे मजबूरन तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। दूसरी तरफ ज़्याओ सेट का हेड ये सुनकर एक्टिंग करते हुए कहता है कि मास्टर जियान प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि ज़्याओ लिंगजी ने ये मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर चोरी किया है, लेकिन वो ना समझ है, उसने ये जानबूझकर नहीं किया। वो ये सब यकीनन अपने भांजे युनची के लिए कर रही थी, जिसके मिस्टिक वेन डिस्ट्रॉयड है। जब आपने इस पाउडर के बारे में बताया कि ये मिस्टिक वेन को रिकवर कर सकती है, तो यकीनन इसलिए उसने चोरी करने का फैसला किया होगा। प्लीज आप इस बेचारी लड़की को उसकी गलती के लिए माफ कर दीजिए, ये बहुत ही ज्यादा शरीफ और अच्छे दिल की है। युनची इसकी ये कमीने वाली हरकतें देखकर अपने मन में कहता है कि ये मेरी आंटी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि ये उल्टा साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसी ने चोरी की। जियान ने तो पहले से ये सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था, इसलिए वो यहाँ पर हेड से कहता है कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक है। मैं भी इस मासूम से दिखने वाली लड़की को पनिशमेंट नहीं देना चाहता, इसलिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, मैं इसे अपने साथ ज़्याओ ट्राइब लेकर जाऊंगा, जहाँ पर हमारे बड़े एल्डर्स ही इस लड़की के पनिशमेंट के बारे में डिसीजन लेंगे। यकीनन वो लोग एक अच्छा फैसला करेंगे। जो सुनकर लिंगजी कहती है कि नहीं, मैं इस फैसले को नहीं मानती, क्योंकि मैंने कोई चोरी ही नहीं की। दूसरी तरफ जियान उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो गुस्से के साथ कहता है कि बेशरम औरत, पहले तुमने चोरी की और अब तुम इस तरह की बातें कर रही हो। अभी अचानक यहाँ बीच में युनची बोल पड़ा। वो कहता है कि मैं इस चोरी के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूँ। युनची को यूँ बीच में बोलता हुआ देखकर उसके ग्रैंडफादर उससे खामोश रहने के लिए कहते हैं, लेकिन युनची अपनी आंट को यूँ फंसने कैसे दे सकता है। वो अपनी लिटिल आंट की तरफ देखकर कहते हैं कि आंट मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जबकि यहाँ दूसरी तरफ ज़्याओ सेट का हेड मास्टर जियान को बताने की कोशिश कर रहा था कि ये लड़का युनची है। जियान तो उसे पहले से ही पहचानता था, इसलिए वो हेड से कहता है कि हाँ, मैं इस लूजर के बारे में ऑलरेडी जानता हूँ, बताओ युनची तुम्हें क्या कहना है। जिस पर युनची अपनी चाल को शुरू करते हुए कहते हैं कि मुझे मालूम है कि ज़्याओ सेट का हेड काफी ज्यादा समझदार है, वो अपने हर फैसले को करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सोचता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी कीमती पाउडर को उसने ऐसी फार्मेसी में रखवा दिया जहाँ की सेफ्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं। ये सुनकर सेकंड एल्डर भड़कते हुए यहाँ युनची से कहते हैं कि तुम अब हमारे हेड पर इल्जाम लगा रहे हो कि उन्होंने ही अपना मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर चुराया। युनची शांति के साथ जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बस मुझे ये बात हैरान कर रही है, इसलिए मैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांगना चाहता हूँ। हेड भी आगे आकर यहाँ युनची को बताता है कि तुम्हें अच्छे से पता होगा कि मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, इसलिए मैंने उसे फार्मेसी में रखवाया जहाँ पर बहुत सारे एलेक्सर्स का सेंट होगा, यानी कि एलेक्सर्स की खुशबू, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सही रहेगा। साथ ही आज तक हम लोगों की यहाँ पहले कभी चोरी नहीं हुई, मुझे मालूम नहीं था कि इस बार हमारे यहाँ चोर भी आ जाएंगे। उनकी ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद सेकंड एल्डर कहते हैं कि अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा, अब फौरन वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। जिस पर युनची कहते हैं कि नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ सवाल करना शुरू किए हैं। जैसा कि हमारे हेड ने एलेक्सर सेंट के बारे में बताया, उनकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि उन्हें एलेक्सर्स के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा, क्योंकि हेड ने ही खुद बताया कि उन्होंने मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर के बॉक्स को फार्मेसी में रखा हुआ था, तो यकीनन उस बॉक्स से काफी ज्यादा एलेक्सर्स की खुशबू आ रही होगी। क्यों ना आप वो बॉक्स लेकर यहाँ पर आ जाओ, ताकि हम लोग उस खुशबू को सूंघकर पहचान ले कि ये वहाँ पर मौजूद था भी या नहीं। जिस पर जियान का एक असिस्टेंट गुस्सा हो गया था, लेकिन जियान जानता था कि इस बात से वो कुछ नहीं साबित कर सकता, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, ये जैसा चाहता है वैसा हम कर देंगे। मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर का बॉक्स यहाँ पर लेकर आ जाओ, ताकि हम उसकी खुशबू
सुनकर इसे बताए और इसे प्रूफ करे कि चोरी हुई थी। साथ ही युनची ये सुनकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। हेड, आपको तो मालूम होगा कि हमारी फार्मेसी में किस तरह के एलेक्सर्स है और उनकी खुशबू कैसी है। जिस पर हेड कहता है कि वहाँ पर बहुत तरह के एलेक्सर्स है, इसलिए मिक्स तरह की खुशबू आएगी। लेकिन युनची कहते हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं। हम लोगों की फार्मेसी में कुछ ज्यादा हाई ग्रेड के एलेक्सर्स नहीं है, वहाँ पर सिर्फ लो ग्रेड के एलेक्सर्स है, जिनमें से मीठी और सिर्फ फिश की तरह खुशबू आती है। जो हमारे सेट के मेंबर्स वहाँ फार्मेसी में ज्यादा जाया करते हैं, उन लोगों को इसके बारे में मालूम होगा। अगर वो लोग भी इस खुशबू को सूंघे तो पहचान लेंगे। तो सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग यही बात कर रहे थे कि हाँ, युनची ने बिल्कुल ठीक कहा। जबकि युनची अपने मन में कह रहा था कि ज़ाओ सेट के हेड ने एक गलती कर दी, उसने मेरे सामने एलेक्सर्स की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, मुझसे ज्यादा एलेक्सर्स के बारे में कोई नहीं जानता। जबकि हेड भी यहाँ पर युनची को देखकर अपने मन में कह रहा था कि वैसे तो ये काफी बेवकूफ था, आखिर अचानक ये इतना ज्यादा अक्लमंद कैसे हो गया। अब यहाँ पर युनची के ये सारे डाउट क्लियर करने के लिए जियान कहता है कि मैं खुद ही इस बॉक्स को सुनकर बता देता हूँ। जिसे सुनने के बाद जियान कहता है कि हाँ, इसमें से मीठी और फिश जैसी खुशबू आ रही है। जियान जानता था कि उसके फैसले पर यहाँ कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता, नहीं तो जियान उसकी जान ले लेगा। और युनची हमेशा उससे 2 कदम आगे था। यह अचानक प्लॉट ट्विस्ट हो जाता है, जहाँ युनची कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, मैंने गलती से फिश जैसी खुशबू बता दी। असल में हमारी फार्मेसी में से मीठी और बिटर जैसी खुशबू आती है। साथ ही युनची अपनी एक्टिंग को शुरू करते हुए कहता है कि वैसे अब तो मैं पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका हूँ। मास्टर जियान का पावर लेवल तो काफी हाई है, वो कभी भी गलत स्मेल तो नहीं सूंघ सकते, लेकिन फिर आखिर उन्होंने फिश के बारे में क्यों कहा। ये सब सुनकर यूवी समझ गई थी कि यहाँ युनची क्या करने की कोशिश कर रहा है, और उसके चेहरे पर तो एक स्माइल भी आ चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ जियान के असेसन को गुस्सा आ गया था। वो आगे आकर युनची पर भड़कते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे मास्टर को बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे की। जिस पर युनची उसे भी घेरे में लाते हुए कहते हैं कि मैं तो यहाँ तुम्हारे मास्टर पर वैसे भी शक नहीं कर रहा, मुझे सारा के सारा शक तो तुम पर है। तुम ही हो वो इंसान जो कि मेरी आंटी के कमरे से इस मिस्टिक पाउडर को ढूंढ कर लाए। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी आंटी का बेडरूम के किस साइड पर था, ईस्ट में या वेस्ट में? साथ ही तुमने ये भी बताया था कि तुम्हें ये मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर मेरी आंटी के पिलो के नीचे से मिला, तो तुम क्या बता सकते हो कि मेरी आंटी का पिलो किस रंग का है? वो एसेसन तो कभी यहाँ पर लिंगजी के रूम में गया ही नहीं था, इसलिए उसे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं, उसके पास कोई जवाब नहीं रहता। जो सुनकर युनची कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, मुझे लगता है कि तुमने ही मेरी आंटी को फंसाने की कोशिश की, तुमने ही वहाँ पर वो मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर रखा होगा। ये सुनकर लिंगजी तो काफी जरा खुश हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ जियान खुद के साथी को फंसते हुए गुस्से में आकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरे ज़ाओ ड्राइव पर इल्जाम लगाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये कहते हुए अपने असेसन को इशारा करता है कि जाकर उसे जान से मार दो। जिस पर हम देखते हैं कि जियान का असेसन तेजी के साथ आगे की तरफ जंप करते हुए सीधा यहाँ युनची पर हमला करने आ रहा था, जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर युनची थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि अभी के लिए वो फिलहाल फाइट नहीं कर सकता। तभी अचानक युनची को बचाने के लिए उसके ग्रैंडफादर फौरन युनची के सामने आ जाते हैं, लेकिन वो असेसन पावरफुल था, जिसके हिट की वजह से युनची के ग्रैंडफादर थोड़े से घायल हो चुके थे। इन दोनों के दरमियान ये फाइट इससे पहले कि आगे बढ़ पाती, तभी अचानक हम देखते हैं कि जियान के अंकल फौरन खड़े होकर उस असेसन को वहीं पर रोक देते हैं, जो कि यहाँ पर जियान से कह रहे थे कि युनची ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। मुझे भी अब लगने लगा है कि कोई तो है जो कि लिंगजी को फंसाने की कोशिश कर रहा है, हमें जरा सोच विचार करके ही फैसला करना चाहिए। जो बात जियान को तो अच्छी नहीं लगती, वो अपने अंकल से कहते हैं कि अब आप भी इस लूजर का साथ दोगे, जिस पर उसका अंकल कहते हैं कि नहीं, ये ज़ाओ ड्राइव की इज्जत का सवाल है, हम लोग कभी भी गलत फैसला नहीं कर सकते। साथ ही हम यहाँ पर युनची के ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो कि आगे आकर जियान से कहते हैं कि मैं आपको इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि मेरी बेटी ने मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर को नहीं चुराया, मैं कल शाम से उस पर नजर रख रहा हूँ, वो अपने रूम से बाहर तक नहीं निकली। जबकि साथ ही हम लोगों को कल शाम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंगजी वाकई में उस मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर को चोरी करना चाहती थी, लेकिन युनची के ग्रैंडफादर को भी इस बात का अंदाजा था कि लिंगजी इस तरह की बेवकूफी कर सकती है, इसलिए वो वक्त रहते ही वहाँ पर पहुँच गए थे, जहाँ वो लिंगजी को मना करते हुए अपने साथ वापस ले जाते हैं। यहाँ पर थर्ड एल्डर की ये सारी बातें सुनने के बाद भी हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर फौरन अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है कि तुम तो झूठ भी कह सकते हो, आखिर लिंगजी तुम्हारी बेटी है, जिसको बचाने के लिए यकीनन तुम कुछ भी करोगे। जो सुनकर थर्ड एल्डर कहता है कि मैं यहाँ सेट में बहुत सालों से हूँ, यहाँ पर मौजूद ज़ाओ सेट का हर एक मेंबर जानता है कि मैं अपने ज़ाओ सेट के साथ हमेशा वफादार रहा हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अभी अचानक यूलोंग यहाँ पर बीच में कहता है कि आप पिछले 10 साल से हम लोगों से झूठ कहते आ रहे हैं और आप फिर भी कहना चाहते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर थर्ड एल्डर हैरान होते हुए यूलोंग से कहते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का मकसद क्या है, जिस पर यूलोंग भी अपनी जगह पर खड़ा होकर आगे की तरफ आते हुए कहते हैं कि आपने कहा कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, तो खाइए अपने मरे हुए बेटे की कसम और बताइए कि क्या युनची सच में आपका ग्रैंडसन है। जो सुनकर तो थर्ड एल्डर को अचानक ही एक झटका लग गया था, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये बात कभी किसी को मालूम होगी। यहाँ दूसरी तरफ यूलोंग की ये सारी बातें सुनकर ज़ाओ सेट का हेड कहता है कि आखिर तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, जिस पर यूलोंग कहते हैं कि मैं कोई बेवकूफ नहीं, बल्कि मैंने थर्ड एल्डर को खुद उनकी मरे हुए बेटे की कब्र पर ये बोलते हुए सुना
था। साथ ही हमें फ्लैशबैक का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थर्ड एल्डर अपने बेटे की कब्र के सामने खड़ा होकर कह रहा था, मैं नहीं जानता कि ये छोटा बच्चा कौन है जिसके लिए तुमने अपने और अपने बेटे की जान दांव पर लगा दी। अब मैं तुम्हारे फैसले की कदर करते हुए इसकी हिफाजत करूंगा। मैं इसे अपने पोते की तरह रखूंगा, इसको एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि इसे कोई तकलीफ ना हो। वो जब ये सब कह रही थी तभी अचानक यूलोंग ने चुपकर ये सारी बातें सुन ली थी। इवन की थर्ड एल्डर को भी एहसास हो गया था कि वहाँ पर कोई मौजूद है। यहाँ थर्ड एल्डर को पता चलने के बाद वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि अच्छा तो वो तुम थे, जिस पर यूलोंग कहता है कि इसका मतलब साबित हो गया। थर्ड एल्डर भी इसके बाद कोई जवाब नहीं दे पाते, जो सुनकर लिंगजी और युनचेन दोनों ही काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। यहाँ जियाओ साइड का हेड यूलोंग की ये सारी बातें सुनकर थर्ड एल्डर से कहता है कि यूलोंग ने जो कुछ भी कहा क्या वो सही है। लिंगजी भी फौरन अपने फादर के पास आ गई थी, वो भी बिल्कुल सेम सवाल करती है, जबकि युनची भी उनके मुंह से सुनना चाहता था। जिस पर थर्ड एल्डर बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए युनची से कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर देना। जियान को तो ये सुनकर काफी खुशी होती है, वो यहाँ पर हंसते हुए युनची का मजाक उड़ा रहा था। वो कहते हैं कि ये तो एक ऐसा नकारा इंसान निकला जिसको तो अपने ही पेरेंट्स ने छोड़ दिया होगा। जबकि जियाओ साइड का हेड भी यहाँ पर आगे आकर युनची से कहते हैं कि अब से तुम हमारे जियाओ साइड के मेंबर नहीं हो, तो फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। दूसरी तरफ युनची तो अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पाया। वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि आपने मुझे 18 साल तक पाला है, मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी भी आपका ये कर्ज ना चुका सकूं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपका बायोलॉजिकल ग्रैंडसन हूँ या फिर नहीं, मैं हमेशा आपका पोता ही रहूंगा। ये कहने के बाद युनची उनके सामने काफी रिस्पेक्ट के साथ झुकते उन्हें अलविदा करके वहाँ से रवाना हो गया था। तभी अचानक यूलोंग उसे आवाज देते हुए कहता है कि रुक जाओ, तुम मिस यूवी के साथ की हुई अपनी शादी के बारे में क्या करोगे। जो सुनकर युनचेन यूवी की तरफ देखकर फौरन यूलोंग से कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जिस पर यूलोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मेरा लेना देना नहीं, लेकिन मिस यूवी ने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि वो तुम्हारे अंकल का एहसान चुका सके। तुम वो लड़के नहीं जिसके साथ मिस यूवी की शादी होनी चाहिए थी, तुम तो एक गलत इंसान हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ये शादी तोड़ देनी चाहिए। जो सुनकर युनची ने यूवी के साथ अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकाल लिया था। यूलोंग ये देखकर खुश होते उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को लेने ही लगा था, लेकिन युनची ऐसा नहीं करता। वो यहाँ ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेकर सीधा मिस यूवी के पास चला जाता है, जहाँ वो उसे मिस यूवी के हवाले करते हुए कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, हम दोनों की शादी हो चुकी है, अब तुम मेरे साथ रहना चाहो या नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। मैं इस बारे में किसी और का फैसला नहीं सुनना चाहता। अगर तुम मेरे साथ ना रहने का फैसला करती हो तो तुम इस मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ देना। साथ ही युनची यहाँ पर यूवी के पास आते हुए उससे कहता है लेकिन मुझ पर एक एहसान करना कि मेरे ग्रैंडफादर और मेरी आंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। जो कहने के बाद युनची वहाँ जियाओ साइड से बाहर की तरफ रवाना हो जाता है। यहाँ पर मिस यूवी अभी भी युनची को देखकर उसी के बारे में सोच रही थी, लेकिन अचानक यूलोंग बीच में बोलते हुए कहते हैं कि मिस यूवी हमें माफ कर देना, हमारी वजह से आपको काफी परेशानी हुई, अब से आप आजाद हो, आप जल्दी से बस इस मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ दो, जिसके बाद आप अपने लिए कोई न कोई टैलेंटेड हस्बैंड ढूंढ सकती है। लेकिन मिस यूवी ने उस मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ने से इनकार कर दिया था। वो यहाँ पर यूलोंग को जवाब देते हुए कहती है कि तुमने सुना नहीं मेरे हस्बैंड ने क्या कहा, हमारी मैरिज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जबकि दूसरी तरफ जियान को भी ये सुनकर गुस्सा आ गया, क्योंकि वो तो मिस यूवी के सपने देख रहा था। वो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारी शादी का हमारे जियाओ साइड से लेना देना था, मैं अपने जियाओ ट्राइब की यूं बेइज्जती होने नहीं दे सकता। और ये कहते हुए अपने एक असिस्टेंट को इशारा करता है कि वो जल्दी से जाकर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दे, जिसको बचाने के लिए मिस यूवी ने उस असिस्टेंट के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। यहाँ शुरू में तो मिस यूवी से बराबरी का मुकाबला कर रही थी। जैसे ही वो असिस्टेंट अपनी फुल पावर अनलिश करता है, मिस यूवी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती, इसलिए वो असिस्टेंट उस पर भारी पड़ने लगा था। यहाँ यू सिचुएशन को खराब होता हुआ देखकर हम देखते हैं कि किसी अनजान शख्स ने उस वॉरियर पर एक जोरदार हमला कर दिया था, जिससे उस असिस्टेंट की कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। और हमें जानने को मिलता है कि ये अनजान वॉरियर कोई और नहीं बल्कि मिस यूवी की मास्टर थी, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग ही घबरा चुके थे। मिस यूवी की मास्टर यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुम जियाओ साइड के लोगों की हिम्मत कैसे हुई जो तुम लोगों ने मेरी डेसिपल की शादी के बीच टांग अड़ाई। यहाँ जियान भी उस औरत के बारे में कुछ नहीं जानता था, जिस पर जियान का अंकल उसे बताता है कि ये आइस क्लाउड के 7 इमोर्टल्स में से एक है, मेरे जैसे 10 वॉरियर्स को भी ये अकेले आसानी के साथ हरा देगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इसके काम के बीच आना चाहिए। जियान उस मास्टर के बारे में ये सब जानने के बाद फौरन उनको रिस्पेक्ट शो करते हुए कहते हैं कि प्लीज मास्टर हमें माफ कर देना, हम लोगों को मालूम नहीं था कि यूवी आपकी डेसिपल है। जिस पर मास्टर गुस्सा होते हुए कहती है कि अब तो तुम्हें मालूम हो गया ना, अब अगर तुमने बीच में टांग अड़ाई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। जबकि दूसरी तरफ मिस यूवी को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के सामने झुक गई थी। मास्टर भी मिस यूवी के पास आकर कहती है कि अब तो तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हो गया, तो क्या अब हम वापस अपने आइस क्लाउड टेम्पल चले। जो सुनकर मिस यूवी यहाँ अपने मास्टर के साथ रवाना होने वाली थी, तभी अचानक उसको युनची की आखिरी बात याद आ जाती है, जहाँ युनची ने अपने ग्रैंडफादर और आंटी को बचाने के लिए कहा था। यहाँ चूंकि इन दोनों की जाने की वजह से वैसे भी जियाओ ट्राइब गुस्सा होकर उन दोनों से बदला लेने वाला था, इसलिए यूवी फौरन रुका और अपने मास्टर से कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ, इसलिए मैं ये सब यूं बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी मास्टर भी समझ गई थी
हैं कि यूवी क्या चाहती है। दूसरी तरफ हम एसएसएन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए यहाँ ग्रैंडफादर पर हमला करने वाला था। तभी अचानक मिस यूवी की मास्टर यहाँ पर एक अटैक रेडी करती हुए उस एसएसएन पर चल देती है, जिसकी वजह से दूसरे एसएसएन की कहानी भी यहीं पर खत्म हो गई। जो देखकर जियान का अंकल आगे आते हुए कहते हैं कि मिस चू आप ये क्या कर रही है, क्या आपको मालूम नहीं कि हमारी जियाओ फैमिली का इंटरनल अफेयर है, आप इसमें टांग नहीं अड़ा सकती। जिस पर मिस चू आगे की तरफ आते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं, मैं बस सिर्फ रूल्स के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि ये चोरी जियाओ सेट में हुई थी, इसलिए जियाओ सेट के हेड को ही सिर्फ ये हक बनता है कि वो इन लोगों को फैसला करके कोई भी पनिशमेंट दे। जियाओ ट्राइब अगर इसके बीच में आएगी तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अब जियाओ सेट को वो इशारा करते हुए कहती है कि आगे बढ़ो और इन्हें पनिशमेंट दो। तुम लोगों के जियाओ सेट्स के रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी डिसाइपल चोरी करता है तो उन्हें क्या पनिशमेंट दी जाती है। जिस पर जियाओ सेट का हेड कहता है कि अगर यहाँ पर कभी ऐसा हादसा हो जाए तो हम उन्हें निकालकर 15 साल तक पहाड़ों में छोड़ देते हैं। जो सुनकर थर्ड एल्डर कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं अपनी बेटी को अच्छे तमीज नहीं सिखा पाया, अब उसको पनिशमेंट दे देनी चाहिए, जबकि मैंने भी झूठ बोला इसलिए मैं भी उसके साथ पहाड़ियों में जा रहा हूँ। ये कहते हुए थर्ड एल्डर यहाँ पर लिंसी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि इसके बाद मिस चू यहाँ पर अपने डिसिपल मिस यूवी से कहती है कि लो तुम्हारा काम हो गया, अब हमें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर मिस यूवी अपने मास्टर के साथ वहाँ से रवाना हो गई, जबकि इन लोगों के जाने के बाद जियान काफी ज्यादा गुस्से में था। वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मिस चू मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ दूसरी तरफ युनची पर आ जाता है, जो कि खंडर सी जगह पर बैठा हुआ अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहा था। वो उदास होते हुए कहते हैं कि जब भी मैं किसी से प्यार करता हूँ आखिर वही लोग मुझसे चिन क्यों जाते हैं, उन्हीं लोगों पर मुसीबतें क्यों आती है। पिछली दफा भी मैं जिन लोगों से प्यार करता था वो सब लोग मुझसे चिन गए, लेकिन इस बार मैं ये सब होने नहीं दूंगा। मैं इन लोगों को दिखा दूंगा कि मेरे जैसा इवल अल्केमिस्ट क्या कर सकता है। और ये कहते हुए हमें युनची के चेहरे पर एक नई सी एनर्जी दिखाई देती है, जहाँ युनची किसी विलन की तरह जोरों से हंसते उस हिडन स्टार प्लांट को अपने पास से बाहर निकाल लेता है, जिससे उसने अपने हेवनली पॉइजन आर्टिफैक्ट से रिफाइन करना शुरू कर दिया था। और यूं ही थोड़ी देर के रिफाइनमेंट प्रोसेस के बाद आखिरकार यूनिफाइन कर लिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत युनची से होती है, जिसने स्टार हिडन पिल का इस्तेमाल करते हुए खुद को इनविजिबल बना लिया था, और वो वापस यहाँ जियाओ सेट आकर यूलेन के मेंडेरियंस पर हमला कर देता है, जिसके चीखने की आवाजें सुनकर जियाओ सेट का हेड फौरन वहाँ पर पहुँच गया था। और वो यूलेन से सवाल करते हुए पूछता है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया। यूलेन तो दर्द से कांप रहा था, वो तो यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि उसके साथ ये किसने किया। तभी अचानक यहाँ इनका एक सर्वेंट आकर मास्टर को बताता है कि हमारे ट्रेजर हाउस में पता नहीं कैसे पर आग लग गई। जो देखकर जियाओ सेट के हेड तो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि ट्रेजर हाउस में ही मिस्टिक डिवोरिंग पाउडर मौजूद है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, जबकि उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि युनची दोबारा से यूलम के रूम में आ जाता है, जहाँ आते साथ ही उसने 2 गार्ड्स को बेहोश कर दिया। दूसरी तरफ यूलम यहाँ पर युनची को देखकर डरते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर युनची कोई जवाब न देते हुए दोबारा अपने डैगर से उस पर हमला करते हुए कहता है कि तुमने मेरी शादी की रात ही मुझे जहर दिया, और अभी तुम मुझसे पूछना चाह रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और सिर्फ यही नहीं, तुमने मेरी आंटी को फंसाने की कोशिश की, सबके सामने मेरे ग्रैंडफादर को बेइज्जत किया, तुम्हारी वजह से मुझे जियाओ सेट से निकाल दिया। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। जो कहते हुए यहाँ युनची के चेहरे पर एक इवल स्माइल थी, जबकि दूसरी तरफ यूनो खौफ के मारे उससे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। युनची उसकी ये बात सुनकर अपने डैगर यूनो के मुंह पर फेरते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं वैसे भी तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम वो दर्द सहो जो कि एक लूजर सहता है। और ये कहते साथ ही युनची ने दोबारा यहाँ यूलन के मेंडेरियंस पर हमला कर दिया था, ताकि वो हमेशा के लिए एक नकारा इंसान बन जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जियाओ सेट की उन्हीं पहाड़ियों पर आ जाता है, जहाँ थर्ड एल्डर और उसकी बेटी को सजा काटने के लिए भेजा गया। युनची भी यहाँ कुछ देर बाद पहुँच गया था, जिसे देखकर उसकी आंटी तो काफी ज्यादा खुश होती है कि आखिरकार युनची जिंदा है। दूसरी तरफ युनची के ग्रैंडफादर ने आखिरकार वो सारे राज खोलना शुरू कर दिए थे, जो अब तक वो अपने सीने में छुपा कर रखते थे। वो युनची से कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि मैं हमेशा इस राज को राज ही रखूंगा, लेकिन तुम्हारी किस्मत ही शायद ऐसी लिखी गई है। आज के दिन मुझे तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही होगा, यानी कि आज मैं तुम्हारे रियल बायोलॉजिकल फादर के बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ, जिनका सर नेम यून था। वो एक बहुत ही ज्यादा महान और टैलेंटेड वॉरियर थे, अगर सही अल्फाजों में कहूँ तो वो एक असली मर्द थे। पर युनची तुम्हें ये बात तो मालूम होगी, गॉड जिन लोगों से ज्यादा प्यार करता है वो लोग जल्दी मर जाते हैं। आज से कई साल पहले तुम्हारे फादर और उसकी फैमिली कुछ एनिमीज से बचकर खुद की जान बचा रहे थे, जहाँ उन लोगों की मुलाकात मेरे बेटे यिंग से हुई। मेरे बेटे यिंग ने तुम्हारे फादर और उसकी फैमिली की जान बचाई, जबकि साथ ही उन लोगों को जियाओ सेट में रहने की जगह दी।
धीरे धीरे तुम्हारे फादर और मेरे बेटे के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती हो गई। वो दोनों भाई बन चुके थे, पर सुकून ज्यादा देर तक कायम न रहा क्योंकि तुम्हारे फादर के दुश्मनों ने आखिरकार उसकी लोकेशन ढूंढ ली थी, जिसकी वजह से वो यहाँ ज़ियाओसेट को छोड़कर जाने वाले थे ताकि मेरे बेटे यिंग और मेरे ज़ियाओसेट पर कोई मुसीबत न आए। लेकिन वो जानते थे कि तुम्हारी मिस्टिक वेन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मेरा बेटा यिंग जानता था कि अगर तुम अपनी फैमिली के साथ गए तो ये तुम्हारी जान के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा, इसलिए उसने अपने बेटे को तुम्हारे साथ एक्सचेंज कर लिया। मेरा बेटा नहीं चाहता था कि उसके भाई का पूरा खानदान खत्म हो जाए, वो उसके ब्लड लाइन को सेव करके रखना चाहता था। यहाँ युनची अपने पेरेंट्स के बारे में सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ थर्ड एल्डर उसे बताते हैं कि फिर कुछ दिनों बाद यिंग पर किसी ने हमला कर दिया, जिस हमले के दौरान मेरा बेटा मारा गया। ये वही लोग थे जो कि तुम्हारे पेरेंट की तलाश कर रहे थे। युनची उनकी बातें सुनकर फौरन खड़ा होते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप लोगों को काफी कुछ सहना पड़ा। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि आखिर आप लोगों के एहसानों का ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस पर थर्ड एल्डर युनची से कहते हैं कि बेवकूफ मत बनो, तुमने खुद ही तो कहा था कि बेशक हम लोगों के बीच खून का रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी तुम मेरे ग्रैंडसन हो। साथ ही यहाँ पर थर्ड एल्डर युनची से कहते हैं कि याद है मैंने तुम्हें बचपन से बस एक ही बात कही कि कभी भी अपना ये जेड पेंडेंट मत उतारना, क्योंकि ये तुम्हारे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। क्या पता अगर तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा हुए तो शायद वो तुम्हारा ये पेंडेंट देखकर तुम्हें पहचान ले। जो सुनकर युनची काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि पिछली लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही एक पेंडेंट मेरे पास हुआ करता था, जिसने शायद मुझे टेलीपोर्ट करके यहाँ बेचा। मुझे तो एग्जैक्टली याद भी नहीं कि वो पेंडेंट मुझे कैसे मिला था। आखिर ये कितने इत्तेफाक की बात है। यहाँ अपनी फैमिली की सारी हकीकत जानने के बाद युनची अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडफादर बस मुझे सिर्फ 3 साल चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना लूंगा और मैं वापस आऊंगा ताकि मैं आप लोगों का बदला ले सकूं। और ये कहते हुए युनची अपने ग्रैंडफादर के सामने झुक गया था, जबकि दूसरी तरफ थर्ड एल्डर युनची को उठाते हुए कहते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, ज़ियाओसेट तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहा है, तुम अपना ख्याल रखना। युनची यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को अलविदा करके वहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि साथ ही सीन शिफ्ट कर लिंग युआन सिटी पर आ जाता है, जो कि यूवी का अपना घर था और वो अपने मास्टर के साथ आखिरी दफा यहाँ पर आई हुई थी ताकि वो अपने पेरेंट्स को आखिरी दफा अलविदा कह सके। दूसरी तरफ यूवी की मास्टर उसे देकर कहती है कि आखिरकार तुम आ ही गई, उम्मीद है कि तुम्हारे पेरेंट्स को इस बात से कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जिस पर यूवी कहती है कि नहीं, वो तो काफी ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे थे कि मुझे आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस ने खुद का डेसिपल बना लिया है। जो सुनकर यूवी की मास्टर खुश होते हुए कहती है कि ठीक है, पिछली फाइट की वजह से तुम्हें थोड़ी चोट लग गई होगी, आओ मैं तुम्हें हील कर दूं। ये कहते हुए यूवी की मास्टर जैसे यहाँ अपनी की एनर्जी को फैलाकर उसे चेक करने की कोशिश करती है, तभी अचानक वो शॉक हो गई थी। वो फौरन यूवी के हाथों को पकड़ते उसकी मिस्टिक वेन्स को चेक करते हुए कहती है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। क्या तुम्हें कोई कीमती एलेक्सर मिला जिसे तुमने खा लिया, या फिर तुम्हारी मुलाकात किसी बड़े मास्टर के साथ हो चुकी थी। जो सुनकर तो यूवी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपने मास्टर से पूछती है क्यों मास्टर, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। जिस पर यूवी की मास्टर बताती है कि नहीं, किसी भी इंसान की बॉडी में 54 मेंडेरियन पॉइंट्स होते हैं, जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी की कल्टीवेशन लगाने के बावजूद भी सिर्फ 10 मिस्टिक पॉइंट्स को एक्टिवेट कर पाते हैं। इवन जो हमारे आइस क्लाउड पैलेस का लीडर है, उसने भी सिर्फ 17 मिस्टिक पॉइंट्स को ही एक्टिवेट किया, वो भी लगातार 100 साल तक की कल्टीवेशन करने के बावजूद। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी मिस्टिक पॉइंट को एक्टिवेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अभी चेक करने पर मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे 54 के 54 मिस्टिक पॉइंट्स एक्टिवेट हो गए, वो भी इतने कम अरसे में। मुझे यकीन नहीं आ रहा। जो सुनकर तो यूवी को भी एक झटका लगता है। दूसरी तरफ यूवी की मास्टर उसे बताती है कि इसकी वजह से अब तुम्हारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, यानी कि तुम्हारी पावर्स और कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ इंप्रूव होगी, हो सकता है 5 गुना तेजी के साथ। यहाँ यूवी अपने मास्टर की सारी बातें सुनकर युनची की बातों को याद कर रही थी, जहाँ युनची ने यूवी से कहा था कि अगर मैंने तुम्हारी ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दी तब मुझे पूरा यकीन है कि तुम 10 गुना तेजी के साथ अपने कल्टीवेशन और ब्रेक थ्रू कर पाओगी। यूवी यहाँ पर ये बात सोचकर हैरान थी, जबकि दूसरी तरफ उसकी मास्टर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में उससे सवाल करते हुए पूछती है कि बताओ आखिर उस मास्टर का नाम क्या है जिसने तुम्हारे साथ ये किया। वो तो काफी ज्यादा टैलेंटेड मास्टर होगा। जो सुनकर यूवी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, वो काफी ज्यादा बेहतरीन डॉक्टर है, लेकिन प्लीज मास्टर मुझे माफ कर देना, उसने मुझे अपना नाम किसी को भी बताने से मना किया था। और ये कहते साथ ही वो माफी मांगने के लिए अपने मास्टर के सामने झुक जाती है। दूसरी तरफ यूवी की मास्टर भी उसकी बात समझते हुए कहती है कि हाँ, मैं समझ गई कि वो एक बेहतरीन मास्टर है, जो कि यकीनन सारा ध्यान अपने कल्टीवेशन पर लगाना चाहता होगा। वो नहीं चाहता होगा कि कोई भी उससे परेशान करे, इसलिए उसने तुम्हें मना किया होगा कि तुम उसका नाम किसी को ना बताओ। और मुझे लगता है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि उसका तुम पर एक बड़ा एहसान है। उम्मीद करती हूँ कि एक दिन मेरी भी किस्मत अच्छी हो और मेरी भी मुलाकात उस मास्टर के साथ हो जाए। जो सुनकर यूवी अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उन्होंने यूवी को फोर्स नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ उसकी मास्टर यूवी से कहती है कि चलो अब हमें वापस अपने टेम्पल चले जाना चाहिए। ये कहते वो यूवी को अपने साथ लेकर आगे की तरफ रवाना हो जाती है, जबकि यूवी अभी भी यहाँ युनची के बारे में सोच रही थी। अपने मन में कहती है कि युनची आखिर इस वक्त तुम कहाँ पर होगे। यूवी के ये कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ युनची पर आ गया था, जो कि किसी से खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। असल में वो आदमी कोई
कोई और नहीं बल्कि जियान का असैसिन था, जिसने यहाँ पर युनची को पकड़ रखा था और वो युनची से कहता है कि मैं अपने यंग लॉर्ड के हुक्म से तुम्हें मारने जा रहा हूँ। युनची जानता था कि इस वक्त उसकी बॉडी कमजोर है, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर वो नीचे से मट्टी उतराते हुए फौरन उस असैसिन की आंखों में फेंक देता है, जिसकी वजह से उसे भागने का मौका मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ अब उस असैसिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो पीछे से एक आइस अटैक करते हुए युनची पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से युनची जमीन पर गिर गया। जिनको हाथ लगाते साथ ही युनची को मालूम हो गया बेशक युनची के हेवनली पॉइजन आर्टिफैक्ट ने उसके पॉइजन को खत्म कर दिया, पर युनची इन पॉइजन प्लांट का इस्तेमाल करके खुद को बचा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो असैसिन यहाँ युनची के पास आ चुका था, जो कि युनची से कहता है कि अब भागना बंद कर दो क्योंकि तुम वैसे भी मुझसे नहीं बचने वाले। जो सुनकर युनची फौरन उस पॉइजन प्लांट को उठाकर उस असैसिन की तरफ थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पॉइजन उस असैसिन के हाथ पर लग गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो फौरन अपने हाथ पर कट लगा देता है, जिसकी वजह से सारा के सारा पॉइजन ब्लड नीचे की तरफ गिर गया और युनची के पास एक बार फिर से भागने का मौका आ चुका था। लेकिन अब वो असैसिन गुस्से से पागल होते हुए कहता है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो कहते साथ ही वो असैसिन तेजी के साथ जंप करते फौरन अपने डैगर को यहाँ युनची की तरफ थ्रो कर देता है। युनची भी समझ चुका था कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए युनची ने अपनी आंखें बंद कर दी थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि युनची के सोल स्पेस से सीधे जैस्मिन निकलकर बाहर आ गई थी, जिसने वो डैगर पकड़ते उस असैसिन के टुकड़े कर दिए थे। युनची यहाँ पर ये सब देखकर हैरान होते हुए सोच रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ, जबकि उस असैसिन के गिरने के बाद उसे वहाँ जैस्मिन दिखाई देती है, जिसे देखकर युनची खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया और तुमने मेरी जान भी बचा ली। दूसरी तरफ जैस्मिन इससे पहले कि यहाँ पर कुछ भी कह पाती अचानक उसके सीने में दोबारा से पेन होना शुरू हो गया था, जहाँ वो खुद से कहती है कि ये गॉड किलिंग पॉइजन दोबारा से एक्टिवेट हो गया। दूसरी तरफ युनची यहाँ जैस्मिन को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, जबकि युनची ने खुद का इंट्रोडक्शन भी करवाना शुरू कर दिया था। वो उसे बताते हैं कि मेरा नाम है युनची और तुमने मेरी जान बचाई, लगता है कि हम दोनों का हिसाब पूरा हो गया। दूसरी तरफ हम जैस्मिन को देखते हैं, जिसने युनची की तरफ गुस्से के साथ देखते हुए फौरन आगे की तरफ बढ़ते उसे गले से पकड़ लिया था। साथ ही वो युनची से कहती है कि मुझे सच सच बताओ, हेवनली पॉइजन आर्टिफैक्ट जैसे एक कीमती हेवनली आर्टिफैक्ट ने तुम्हें अपने मास्टर के तौर पर कैसे चूज किया? अगर तुमने मुझे सच सच ना बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जो सुनकर युनची कहता है कि मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं मारोगी, क्योंकि अगर तुमने मुझे मारना ही होता तो तुम मुझे बचाती ही क्यों, और वैसे भी मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सुनकर तो जैस्मिन ने उसका गला और भी ज्यादा जोरों के साथ दबाना शुरू कर दिया था, जबकि युनची अपने आखिरी अल्फाज कहता है कि मेरी जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन तुम्हारी तो है। ये गॉड किलिंग पॉइजन सिर्फ तुम्हारी बॉडी को ही नहीं बल्कि तुम्हारी स्पिरिट को भी डैमेज कर रहा है। अगर तुमने मुझे यहाँ पर जान से मार भी दिया हेवनली पॉइजन आर्टिफैक्ट को हासिल करने के लिए, तब भी तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। और दूसरी तरफ अगर तुम मुझे जाने देती हो तो तुम्हारे इस टॉक्सिन का इलाज मैं कर सकता हूँ। जो सुनकर हम देखते हैं कि जैस्मिन ने युनची को छोड़ दिया था। साथ ही वो हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर तुम जैसे एक लूजर को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मालूम। अब तो युनची की चाल शुरू हो चुकी थी। वो कहते हैं क्योंकि मैं एक बेहतरीन डॉक्टर हूँ। साथ ही साथ वो यहाँ पर धीरे धीरे जैस्मिन के पास आते हुए कह रहा था, देखो मैं तुम्हारी सोल और बॉडी को दोबारा से कंडेंस कर सकता हूँ, यानी कि अब तुम मेरी जान नहीं ले सकती। साथ ही साथ अब तुम्हें मेरी जान की हिफाजत करनी होगी। युनची यहाँ पर ये सब कह रहा था, जबकि जैस्मिन उसकी सिर्फ बातें सुनती जा रही थी। तभी अचानक वहाँ पर एक दूसरा असैसिन पहुँच गया, जिसे देखकर तो युनची खुश होते हुए जैस्मिन से कहता है कि लो एक और आदमी आ गया जिसे तुम्हें मारना है। दूसरी तरफ वो असैसिन भी यहाँ पर अपने भाई की लाश देखकर गुस्सा होते हुए तलवार निकालकर इन दोनों से पूछता है कि आखिर मेरे भाई की जान किसने ली, जिस पर तो युनची काफी ज्यादा आसानी के साथ सारा इल्जाम जैस्मिन पर डालते हुए कहता है कि यही है वो लड़की जिसने तुम्हारे भाई की जान ली। वो असैसिन यहाँ पर युनची की ये बात सुनकर जैस्मिन की तरफ देखता है, जहाँ उसके पतले कपड़ों में उसका बदन साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए वो ठरकियों की तरह एक्टिंग करते हुए कहता है कि अब तुमने मेरे भाई की जान ली, इसलिए मुझे भी थोड़ी तकलीफ तुम्हें देनी ही होगी। असल में वो थोड़ी गलत बातें करने की कोशिश कर रहा था, जो कि जैस्मिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने एक अटैक से उस असैसिन की भी जान ले लेती है। युनची यहाँ पर जैस्मिन की ताकत देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि जैस्मिन पर गॉड किलिंग पॉइजन दोबारा से हावी हो गया। इसलिए युनची भी यहाँ जैस्मिन के पास बैठकर अपने हेवनली पॉइजन आर्टिफैक्ट से उसके जहर को कम करने की कोशिश करता है, जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि जैस्मिन ने दोबारा से युनची का ब्लड पीना शुरू कर दिया, जो देखकर युनची कहता है कि आखिर तुम हर बार चुड़ैलों की तरह मेरा खून क्यों पीती हो। अब यहाँ लगातार कुछ देर तक खून पिलाने के बाद युनची उससे सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे अभी तक तुमने अपना नाम नहीं बताया, जिस पर जैस्मिन काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ खुद का नाम बताती है। जो सुनकर युनची सरप्राइज होते हुए कहता है कि जैस्मिन, वाओ ये तो एक फ्लावर का नेम है जो कि काफी ज्यादा क्यूट और मासूम होता है। लेकिन दूसरी तरफ जैस्मिन उससे कहती है कि मेरे बारे में ऐसा मत सोचना, मैं खून से रंगी हुई रेड कलर की जैस्मिन हूँ, तुमने खुद अपनी आंखों से देख भी लिया। युनची यहाँ पर उसकी सारी बातें सुनते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारे पॉइजन ने तुम्हें काफी ज्यादा वीक कर दिया, अब जल्दी से तुम हेवनली पॉइजन पर्ल स्पेस में वापस चली जाओ। साथ एज अ प्रॉमिस तुम्हें 3 साल तक मेरी हिफाजत करनी होगी, जबकि बदले में मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। जैस्मिन युनची की ये सारी बातें सुनकर उसे काफी अजीब से देख रही थी, जिस पर युनची हैरान होते हुए कहता है कि तुम आखिर मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो,
मुझे सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन इसीलिए चाहिए क्योंकि अभी के लिए मैं कमजोर हूँ। मेरे मिस्टिक वेन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मुझे अपने न्यू मिस्टिक वेन्स बनाने होंगे, फिर ही मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। जो सुनकर जैस्मीन कहती है ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने की मेरी भी 3 शर्त है। अगर तुम मेरी तीनों शर्तों को मान लो तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं तुम्हें एक मिस्टिक वेन दिलवाने में मदद करूंगी, जो कोई नॉर्मल मिस्टिक वेन नहीं बल्कि एक गॉड लेवल की मिस्टिक वेन होगी। जो सुनकर तो युनची काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो उससे कहता है कि तुम 3 नहीं बल्कि 3000 शर्त बोलो, मैं फिर भी सारे एक्सेप्ट करूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि जैस्मीन ने यहाँ अपनी पहली शर्त बोल दी, जिसके दौरान उसने 3 ऐसे एलेक्सर्स को मांग लिया जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। ये एलेक्सर तो 4 मेजर सेक्ट्स के पास भी मौजूद नहीं होंगे। साथ ही दूसरी शर्त के मुताबिक जैस्मीन कहती है कि तुम्हें मेरी बॉडी को रीबिल्ड करना होगा, वो भी सिर्फ 3 साल के अंदर। साथ ही मेरी सारी की सारी पावर्स भी रिस्टोर होनी चाहिए, जो कि एक मोनार्च फेज मिस्टिज्म लेवल की पावर्स थी। ये सुनकर तो युनची सरप्राइज हो गया था। वो हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये किस तरह की फ्रीक है, क्या ये लड़की गॉड रैम से आई हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी मोनार्च फेज मिस्टिज्म लेवल का वॉरियर नहीं होता। जैस्मीन युनची का ऐसा चेहरा देखकर पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी शर्त कबूल नहीं है? जिस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि मोनार्च फेज की पावर हासिल करने में लोगों को 30 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं और तुम सिर्फ 3 साल की बात कर रही हो। पर ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी सब वक्त ही बताएगा। इसके बाद जैस्मीन अपनी तीसरी और आखिरी शर्त के बारे में बताती है, जहाँ वो युनची से कह रही थी कि आज के बाद मैं तुम्हारी मास्टर होंगी, तुम मेरे सामने झुककर मुझे एक मास्टर की तरह ट्रीट करोगे। जो सुनकर युनची हैरान होते हुए उससे सवाल करते हुए पूछता है कि ये बताओ कि आखिर तुम्हारी एज क्या है? जिस पर जैस्मीन उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं तो 13 साल की हूँ। जो सुनकर तो युनची को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहते हैं कि इसको तो मैं अपना डेसिबल भी ना बनाऊं और ये मेरी मास्टर बनना चाहती है, पर चलो क्या ही कर सकते हैं, मुसीबत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इसलिए वो युनची यहाँ पर जैस्मीन से कहता है ठीक है, मैं तुम्हें आज के बाद अपना मास्टर कहूंगा, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं झुकता, इसलिए मैं तुम्हारे सामने भी नहीं झुकने वाला। जो सुनकर हम देखते हैं कि जैस्मीन यहाँ फौरन युनची को नीचे गिराकर उस पर अपना पैर रख देती है। साथ ही वो युनची से कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम इतने जरा बहादुर और ताकतवर हो कि तुम मेरी बात ना मानो और मेरे सामने ना झुको। आज के बाद मैं ऑफिशियली तुम्हारी मास्टर हूँ, यानी आज के बाद तुम मुझे एटीट्यूड नहीं दिखा सकते और मैं तुम्हें जो कहूँ तुम्हें वो करना होगा। क्या तुम्हें कोई सवाल है या फिर कुछ कहना है? जो सुनकर हम देखते हैं कि युनची यहाँ जैस्मीन की तरफ बहुत ही प्यार से देखकर कहते हैं कि अब अपना पैर मुझसे हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ देख लिया और अगर तुमने पैर ना हटाया तो मैं और भी बहुत कुछ देख लूंगा। जो सुनकर जैस्मीन को समझ आ गया था कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए वो फौरन साइड पर हटते हुए खुद को डांप लेती है, जबकि दूसरी तरफ युनची उसे देखकर अपने मन में कह रहा था कि अच्छा तो ये लड़की भी ब्लश कर सकती है, लेकिन असल में वो जैस्मीन का ब्लश नहीं बल्कि गुस्से वाला फेस था। जिसके बाद उसने युनची की पिटाई लगाना शुरू कर दी थी। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे ड्रैगन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैस्मीन युनची के सामने बैठी हुई थी और वो युनची से कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरा शिकार क्यों किया जा रहा था और मुझे गॉड किलिंग पॉइजन क्यों दिया गया? जो कहते साथ ही यहाँ पर जैस्मीन ने अपने पास से ब्लड का एक ड्रॉप निकाल लिया था, जिसके बारे में वो बताती है कि ये सब कुछ इसके लिए। अब दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जैस्मीन ये ब्लड युनची की बॉडी में डाल देगी, जिसकी वजह से उसे गॉड लेवल के मिस्टिक वेन्स मिल जाएंगे, यानी कि युनची एक बार फिर से अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा। और इसी के साथ चलो फिर हम आज के एपिसोड को खत्म करते हैं। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युनची की मुलाकात जैस्मीन से हो चुकी थी, जो कि सिर्फ 13 साल की होने के बावजूद भी काफी ज्यादा खतरनाक थी। युनची यहाँ पर जैस्मीन के साथ एक डील कर लेता है कि 3 साल तक जैस्मीन युनची की हिफाजत करेगी, जबकि बदले में युनची उसके बॉडी में मौजूद गॉड किलिंग पॉइजन को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ जैस्मीन भी इस डील के लिए एग्री थी, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें उससे पहले मेरी 3 शर्तों को मानना होगा, जिसमें वो पहली शर्त में कुछ एलेक्सर और दूसरी शर्त में अपनी पावर्स मांग लेती है, जबकि तीसरी शर्त के मुताबिक वो युनची से कहती है कि तुम मुझे अपने मास्टर के तौर पर चूज कर लो। जो सुनकर युनची इस 13 साल की बच्ची को तो अपना मास्टर नहीं बनाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ जैस्मीन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए युनची को मजबूरन हार मानना पड़ता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू हुई, जहाँ एक जर्नी के पास बैठकर जैस्मीन युनची को बता रही थी कि क्या तुम जानते भी हो कि मेरे पीछे इतने सारे गॉड्स क्यों पड़े हुए थे और मुझे ये गॉड किलिंग पॉइजन क्यों दिया गया? ये सब कुछ इस ड्रॉप ऑफ ब्लड के लिए। जिस ड्रॉप ऑफ ब्लड को देखकर तो युनची भी हैरान हो जाता है। तभी जैस्मीन युनची को बताती है कि ये कोई मामूली ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं, बल्कि ये डेविल गॉड का ब्लड है। आज से कई हजार साल पहले डेविल गॉड, जिसे ट्रू गॉड भी कहा जाता था, उसके खिलाफ कई सारी फोर्सेज इकट्ठा हो चुकी थी, जिनसे डेविल गॉड अकेले फाइट करता रहा और आखिर में वो भी मारा गया। ये ब्लड बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर है, जिसमें इमोर्टैलिटी छुपी हुई है, इसलिए हर कोई इसे हासिल करना चाहता था। अगर ये ब्लड तुम्हारी बॉडी में डाल दूं, तो इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में डेविल गॉड के मिस्टिक वेन्स आ जाएंगे, जो कि सिर्फ तुम्हें ताकत ही नहीं देंगे बल्कि तुम डेविल गॉड्स की टेक्निक को भी इस्तेमाल कर पाओगे। युनची तो जैस्मीन की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, जबकि जैस्मीन युनची को बताती है कि डेविल गॉड के मरने के बाद बहुत सारे वॉरियर इस ब्लड को हासिल करना चाहते थे, लेकिन देखो तो सही, ये
तुम्हारे मास्टर के हाथ में पड़ गया। युनची यहाँ पर जैस्मिन की ये सारी बातें सुनते हुए कहता है कि हाँ चलो वो सब तो ठीक है, तुमने इस ब्लड को हासिल करने के लिए काफी बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन तुम ये बताओ कि आखिर तुम इस ब्लड को मुझे फ्री में क्यों दे रही हो। जो सुनकर जैस्मिन आखिरकार सच युनची को बताना शुरू कर देती है, जहाँ वो युनची को बताती है कि मैंने इस ब्लड के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जब मैंने इस ड्रॉप ऑफ ब्लड को हासिल किया तब मैं थोड़ी सी सरप्राइज रह गई, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी वैसे सब कुछ नहीं है जैसा कि इसके बारे में बताया गया था। अगर मुझे मालूम होता कि इस ड्रॉप ऑफ ब्लड को इंजेक्ट करने के बाद इंसान के अपने ओरिजिनल मिस्टिक वेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और डेविल गॉड के मिस्टिक वेन्स वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, तो मैं कभी इसे हासिल ना करती, क्योंकि ये मेरे लिए पूरी तरीके से वेस्ट होगा। मेरे पास रॉयल ब्लड है और मैं अपनी खानदानी ताकतों को कभी नहीं गवा सकती। अब तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि मैंने ये रिस्क क्यों नहीं लिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये रिस्क ले सकती हूँ। युनची यहाँ पर जैस्मिन की ये बातें सुनते हुए कहता है कि तुम ये क्या मजाक कर रही हो, क्या पता ये ड्रॉप ऑफ ब्लड रियल हो भी रहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ड्रॉप ऑफ ब्लड मेरी जान ले ले। जिस पर जैस्मिन कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा। युनची ये सब सुनकर जैस्मिन को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जैस्मिन उसकी एक बात नहीं सुनती। वो फौरन ये ड्रॉप ऑफ ब्लड युनची के मुंह में डाल देती है, जिसको ऑब्जर्व करते साथ ही युनची की बॉडी में काफी ज्यादा पेन होना शुरू हो गई थी। साथ ही साथ उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। युनची को यहाँ पर इन्फिनाइट दर्द महसूस हो रहा था। उससे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी पूरी बॉडी में आग लग चुकी है। साथ ही कोई जबरदस्ती युनची की बॉडी को चीरते हुए होल्स करने की कोशिश कर रहा है। असल में ये दर्द उसी ड्रॉप ऑफ ब्लड की वजह से हो रहा था, जो कि युनची के मिस्टिक वेन्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके न्यू मिस्टिक वेन्स क्रिएट कर रहे थे। युनची लगातार ये टॉर्चर सह रहा था, जहाँ उसकी ग्रीन मिस्टिक ट्री ट्रांसफॉर्म होकर रेड ट्री बन जाती है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकली। इस एनर्जी के बाद युनची थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जैस्मिन युनची को बताती है कि ये दर्द तो अभी कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी मिस्टिक वेन्स जब तुम्हारी बॉडी में पूरी तरीके से फैलना शुरू करेंगे तब तुम्हें रियल टॉर्चर महसूस होगा। तुम्हें क्या लगा था कि डेविल गॉड के मिस्टिक वेन्स हासिल करना इतना सारा आसान काम है? हर चीज की एक कीमत होती है जिसे तुम्हें चुकाना ही होगा। और यहाँ जैस्मिन की ये बात सच थी। हम देखते हैं कि मिस्टिक ट्री से काफी ज्यादा एनर्जी निकलते हुए युनची की बॉडी में फैल रही थी। युनची यहाँ पर इस दर्द को बर्दाश्त करते हुए ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा था, जहाँ अचानक ही बहुत सारी एनर्जी युनची की बॉडी से अनलीश हो जाती है। इस एनर्जी लाइट के साथ युनची ने एक जोरदार चीख लगा दी थी, जिसे दूर दूर से हर कोई देख पा रहा था, इवन की ये एनर्जी पूरे स्पेस में फैल जाती है। यहाँ युनची की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद जैस्मिन कह रही थी कि वाकई में ये डेविल ब्लड तो काफी ज्यादा काम का निकला। इसके मिस्टिक वेन्स तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसके देखकर मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मास्टर भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। युनची जैस्मिन की ये बात सुनकर कहता है कि फिर तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए, लेकिन जैस्मिन जवाब देती है कि नहीं, हम लोग इतनी गहराई में है कि हमें कोई ढूंढ ही नहीं सकता। हम लोग यहाँ पर सेफ है, अनलेस हम लोगों की किस्मत इतनी ज्यादा खराब हो कि कोई सच में हमें ढूंढ ले। यहाँ जैस्मिन की ये बात सुनकर युनची शांति भरी एक गहरी सांस लेता है, लेकिन जैस्मिन युनची से कहती है कि ये मत सोचना कि तुम्हें डेविल गॉड के मिस्टिक वेन मिल गए तो तुम्हें सब कुछ मिल गया। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये मिस्टिक वेन्स पुरानों को डिस्ट्रॉय करके हमेशा न्यू क्रिएट कर देती है, यानी कि शुरुआत तो तुम्हारी हमेशा जीरो से ही होगी। अभी भी तुम एक लूजर से ज्यादा कुछ नहीं हो। अगर तुम मेहनत नहीं करते तो ये मिस्टिक वेन्स तुम्हारे किसी काम के नहीं रहेंगे। युनची जैस्मिन की ये बात सुनकर कहता है कि हाँ, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ। तभी अचानक युनची ने महसूस किया कि उसके मिस्टिक ट्री के पास 7 स्टार्स आ चुके, जिस बारे में वो जैस्मिन से भी सवाल करता है, जिस पर जैस्मिन युनची को बताती है कि असल में ये 7 स्टार्स डेविल गॉड के 7 टेक्निक्स हैं, जिन स्किल्स को उसने अपने ब्लड में छुपा कर रखा। ये तुम्हें अल्टीमेटली इनहेरिटेड मिल चुके हैं। जब जब भी ब्रेक थ्रू करोगे तब इनमें से एक न एक स्किल अनलॉक हो जाएगी। जो सुनकर तो युनची काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो जैस्मिन से कहता है कि तुम्हारे कहने का यही मतलब है कि मैं बिना किसी ट्रेनिंग के डेविल गॉड्स की टेक्निक को सीख पाऊंगा। बस मुझे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके सिर्फ गेट्स को ओपन करना है, जिसके बाद मैं स्किल का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। जो सुनकर तो जैस्मिन मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, बस तुम अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करो। अचानक तुम्हें थोड़ी सी गुदगुदी होगी, फिर सारे के सारे स्किल्स अनलॉक हो जाएंगे। युनची भी तो ये सुनकर खुश हो गया था, इसलिए वो फौरन एक जगह पर खड़ा होकर अपनी एनर्जी इकट्ठा करते हुए उस गेट्स को ओपन कर रहा था, जो देखकर जैस्मिन उसे रोकते हुए कहती है कि बेवकूफ, क्या तुम पागल हो? जिस पर युनची बीच में ही रुक गया। उसे थोड़ी बहुत तकलीफ भी हो गई थी। वो यहाँ पर जैस्मिन से कहता है कि अभी तो तुमने कहा, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। जैस्मिन युनची को बताती है कि बेवकूफ, ये स्किल्स तुम्हारी ही है, लेकिन तुम्हारी बॉडी अभी तक ये स्किल्स कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम्हें पहले खुद की बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। जब तुम्हारी पावर्स इतनी ज्यादा हो जाएगी कि तुम इन स्किल्स को हैंडल कर पाओ, तभी इन्हें अनलॉक करना। अगर तुमने उससे पहले ये गेट्स खोल दिए और तुमने स्किल अनलॉक कर लिया, तब तुम्हारी बॉडी खुद ब खुद ही फटकर एक्सप्लोड हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरा इतना सारा कीमती ट्रेजर तुम जैसे बेवकूफ पर जाया हो जाए। यहाँ ये सब बताने के बाद जैस्मिन युनची को कहती है कि अब मैं वापस हेवनली पॉइजन पर्ल में जा रही हूँ। अगले 7 दिन तक मुझे परेशान मत करना, और हो सके तो अकेले में ट्रेनिंग कर लेना, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। जो कहने के बाद जैस्मिन फौरन वहाँ से चली जाती है। युनची तो यहाँ पर काफी जरा खुश लग रहा था। वो
अपनी फैमिली के बारे में याद करते हुए कहता है कि अब फाइनली मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूँ। जल्दी मैं खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर कर लूंगा ताकि मैं वापस लौटकर अपना बदला ले सकूं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि युनची ने वहाँ पर अपनी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, जहाँ उसकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो बड़े से बड़े चट्टान को भी उठा सकता है। सिर्फ यहाँ पर कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद ही हम देखते हैं कि युनची काफी ज्यादा खुश लग रहा था। वो लेटे हुए कहता है कि वाह, ये तो काफी अच्छा हो गया, मैं इतनी जल्दी एलिमेंट्री मिस्टिक स्टेज के लेवल 2 पर पहुंच चुका हूँ। अगर मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करूँ तो यकीनन मेरी कल्टीवेशन और भी ज्यादा फास्ट होगी। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर युनची ने कुछ बड़े बीस्ट से पंगा ले लिया था, जहाँ कई सारे बीस्ट एक साथ ही युनची के पीछे पड़ गए थे। युनची उनसे खुद की जान बचाते हुए कहता है कि आखिर मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, मुझे किसने कहा था जो इतने खतरनाक बीस्ट से एक साथ पंगा ले लूं। ये कहते हुए युनची यहाँ अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए उनमें से कुछ बीस्ट को मार भी देता है, लेकिन यहाँ पर उन बीस्ट की तादाद काफी ज्यादा थी जिनको हैंडल करना युनची के बस की बात नहीं। दूसरी तरफ जैस्मिन भी अब तक होश में आ चुकी थी, जो कि युनची की ऐसी हरकत देखकर कहती है कि ये बेवकूफ क्या मरना चाहता है। ये कहते हुए वो यहाँ पर युनची की बॉडी से बाहर आ गई थी। वो युनची से कहती है कि वैसे ये एक 5th लेवल का बीस्ट है, तुम इस तरह के 3 बीस्ट से अकेले फाइट कर रहे हो, मानना पड़ेगा आखिर तुम में हिम्मत तो है। जिस पर युनची जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे भी मुझे अगले 30 साल में कुछ भी करके मोनार्क स्टेज तक पहुँचना ही है। ये कहते हुए युनची अपने डैगर का इस्तेमाल करके वहाँ पर मौजूद कुछ और बीस्ट को भी जान से मार देता है, लेकिन अब तक यहाँ पर बीस्ट की तादाद काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिस पर जैस्मिन भी युनची का साथ देना शुरू कर देती है। उसने यहाँ पर मौजूद बीस्ट के सामने एक शील्ड खड़ी कर दी थी, जबकि साथ ही साथ वो युनची से कह रही थी कि अब तो इनकी तादाद ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि तुम इनके साथ फाइट करना चाहोगे, इसलिए मेरी बात मानो और खाई से दूसरी तरफ जंप करके चले जाओ। जो देखकर युनची कहता है लेकिन खाई की दूसरी साइड तो काफी दूर है, मुझे नहीं लगता मैं वहाँ तक पहुँच पाऊंगा। जो सुनकर जैस्मिन युनची से कहती है कि अब तुम्हारा कुछ सीखने का वक्त आ गया, मैं तुम्हें जैसा जैसा बताऊं तुम्हें वैसा ही करना होगा। जो कहते साथ ही जैस्मिन ने यहाँ पर अपनी शील्ड हटा दी थी, जहाँ युनची भी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया था। जैस्मिन युनची को बताती है कि अपनी मिस्टिक पावर्स जमा करना शुरू कर दो। जो सुनकर युनची ग्राउंड के साथ खुद का हाथ लगाते हुए सारी मिस्टिक पावर्स अपने वेन्स में जमा करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जैस्मिन युनची को बता रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी मिस्टिक पावर्स मिस्टिक वेन से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, जिसको कंट्रोल करने में युनची को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। दूसरी तरफ वो बीस्ट तेजी के साथ युनची की तरफ आते हुए फौरन उस पर जंप कर देता है, जो देखकर जैस्मिन ने भी युनची से कह दिया था कि चलो अब तुम अपने मिस्टिक पावर्स को रिलीज कर सकते हो। ये सुनते साथ ही युनची अपने मिस्टिक पावर्स को रिलीज कर चुका, जिसकी वजह से युनची की हवा में एक बहुत ही ऊंची जंप लग जाती है, लेकिन हवा में युनची की मिस्टिक पावर खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो नीचे खाई की तरफ गिरने वाला था, जहाँ वो कुछ रूट्स को पकड़कर खुद की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ जैस्मिन यहाँ युनची के पास आ गई थी, जहाँ वो युनची से कहती है कि बेवकूफ तुमने सही से नहीं किया, आप जल्दी से ऊपर आओ। युनची भी जैस्मिन की बात मानते हुए क्लाइंब करके ऊपर आ गया था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। यहाँ पर युनची जैस्मिन से सवाल करते हुए पूछता है कि मास्टर अभी जो तुमने मुझे सिखाया आखिर वो था क्या? जिस पर जैस्मिन बताती है कि मैंने तुम्हें अभी अपनी स्टार गॉड की एक सीक्रेट टेक्निक सिखाने की कोशिश की, जिसे हम शैडो ऑफ स्टार गॉड या फिर शैडो डांसिंग कहते हैं। ये सुनकर युनची फौरन खड़ा हो गया था। साथ ही साथ जैस्मिन बता रही थी कि इसमें हम जितनी हो सके मिस्टिक पावर्स को अपने मिस्टिक वेन्स में इकट्ठा कर लेते हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी एक जगह पर इकट्ठा हो जाने की वजह से तुम्हारी बॉडी तेजी के साथ मूव कर सकती है, साथ तुम अपनी जख्मों को भी तेजी के साथ रिकवर कर सकते हो। युनची यहाँ पर अपने मास्टर की सारी बातें सुनने के बाद लगातार इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। युनची बेशक इसको परफॉर्म कर पा रहा था, लेकिन इस टेक्निक को लगातार स्टेबली परफॉर्म करना युनची के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, जिस पर जैस्मिन युनची को बताती है कि अभी के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन लो है, इसलिए तुम्हें इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर तुम लगातार प्रैक्टिस करो तो यकीनन तुम इस टेक्निक को परफेक्ट कर लोगे। और युनची भी हार ना मानते हुए लगातार शैडो डांसिंग को प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ आखिरकार वो इसमें महारत हासिल कर लेता है। सिर्फ कुछ हफ्तों की लगातार ट्रेनिंग की वजह से हम देखते हैं कि युनची की रफ्तार अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो इस टेक्निक को लगातार कंटिन्यूसली अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा था, इसलिए अब युनची इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो आसानी के साथ कई सारे बीस्ट को हरा सकता है। यहाँ पर युनची का ये प्रोग्रेस देखकर तो उसकी मास्टर भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। जैस्मिन यहाँ पर युनची से कहती है कि सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही तुम 4th लेवल पर पहुँच गए, मुझे यकीन नहीं आता, तुम्हारी कल्टीवेशन तो वाकई में काफी ज्यादा फास्ट हो रही है। इसके अलावा तुमने शैडो डांसिंग को भी अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया, लगता है ये सब कुछ डेविल गॉड की मिस्टिक वेन्स की वजह से हो रहा है। युनची को जैस्मिन की ये बातें सुनकर हंसी आ गई, लेकिन तभी अचानक उसका दिल जोरों के साथ धड़कना शुरू कर देता है, जिस पर युनची कह रहा था कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि कोई मुझे बुला रहा है। क्यों और कौन ये युनची नहीं जानता था, इसलिए फिलहाल वो इसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युनची मजे के साथ खाना खा रहा था। जैस्मिन युनची से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम कब तक इस पहाड़ियों में चुप कर रहोगे, जिस पर युनची जवाब देता है कि जब तक मैं बाहर के लोगों से ज्यादा ताकतवर और तेज नहीं हो जाता। युनची अभी यहाँ पर ये कह ही रहा था, तभी अचानक उसे 2 हेवनली स्टेज के वॉरियर दिखाई देते हैं, जो कि तेजी
के साथ कहीं जा रहे थे। जैस्मिन भी उन दोनों को देखकर हैरान हो गई थी कि आखिर ये लोग इस जंगल में क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम युनची को देखते हैं जो कि उड़ते हुए फौरन उन दोनों वॉरियर्स के पीछे जाने लगा था। ये देखकर जैस्मिन हैरान होते हुए युनची से कहती है कि पागल तुम आखिर कहाँ जा रहे हो। जिस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा हो, मैं वहीं पर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जैस्मिन जवाब देते हुए कहती है कि अभी तो तुम सिर्फ एलिमेंट्री स्टेज पर हो, जबकि इसके बाद तुम्हें नैनसेंट स्टेज, ट्रू स्टेज, स्पिरिचुअल स्टेज, अर्थ स्टेज और इवन की हेवनली स्टेज तक पहुंचना होगा। अब तुम उन दो वॉरियर्स का मुकाबला कर पाओगे और अभी से तुम बेवकूफ बनते हो उनका पीछा करना चाहते हो। जिस पर तो युनची ने मुस्कुराते हुए फौरन अपने पास से स्टार हिडन पिल्स बाहर निकाल लिए थे और उसे खाते हुए कहता है कि मेरे पास ये है, इनकी मदद से मैं खुद को इनविजिबल कर लूंगा। अब बताओ कौन ज्यादा समझदार है। जिस पर जैस्मिन कहती है कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ उन 3 स्काई बर्निंग सेट के मास्टर्स पर आ जाता है जो कि एक जगह पर पहुंच गए थे। वहाँ उन लोगों का लीडर बताता है कि यहाँ पर मुझे एक बीस्ट की खुशबू आ रही है जिसके पास फायर एलिमेंट की पावर होगी। ये यकीनन एक हेमन लेवल का बीस्ट है। हम लोग तीनों मिलकर इसे आसानी के साथ हरा देंगे, जिसके बाद हम लोगों को वो फायर पिल मिल जाएगी जिसकी डिमांड हमारे सेट के यंग मास्टर ने की थी। वो इस पिल का इस्तेमाल करके खुद के ब्रेक थ्रू को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। साथ ही ये तीनों यहाँ पर ये बातें भी कर रहे थे कि इस बीस्ट को ढूंढना काफी जरा मुश्किल था, ये अच्छे से छुपा हुआ था। तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची भी इनविजिबल होता हुआ वहाँ पर आ जाता है, जिसने यहाँ पर मौजूद इन तीनों एल्डर्स को पहचान लिया था कि ये तो स्काई बर्निंग सेट से बिलोंग करते हैं। लेकिन साथ ही अब युनची की फीलिंग और ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो समझ चुका था कि जो भी चीज मुझे बुलाने की कोशिश कर रही थी वो मेरे काफी जरा करीब है। यहाँ जैस्मिन युनची को मना करते हुए कहती है कि कोई भी बेवकूफी मत करना, जबकि दूसरी तरफ वो तीनों एल्डर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि आखिर हमें और कितना ज्यादा इंतजार करना होगा, ये बीस्ट हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा। जिस पर उनमें से एक एल्डर कहता है फिर तो हमें इसे बाहर निकालना होगा, और ये कहते साथ ही वो अपनी तलवार में से फायर पावर इस्तेमाल करते हुए केव पर हमला कर देता है। जहाँ दूसरी तरफ केव से भी काउंटर अटैक में कुछ फायर निकलती उस पर हमला कर देती है। साथ ही साथ आसपास की जमीन हिलना शुरू हो गई थी। अभी अचानक उस केव से एक सेकंड अटैक भी निकल कर बाहर आ रहा था, जिसे देखकर बाकी के 2 एल्डर भी अपने थर्ड ब्रदर की मदद करने पहुंच गए थे। यहाँ पर इन तीनों की पावर्स कंबाइन होकर भी उस अकेले अटैक को रोक नहीं पाती, जिसकी वजह से हिट होकर ये तीनों पीछे आ गए। युनची ये देखकर अपने मन में कहता है कि अंदर जो भी बीस्ट मौजूद है वो यकीनन काफी जरा खतरनाक होगा। जबकि साथ ही हम लोगों को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जो कि यहाँ पर कह रहा था कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम इंसानों को मेरे इलाके में नहीं आना चाहिए था। और ये कहते साथ ही हम देखते कि वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर तो वो तीनों एल्डर घबराते नहीं, बल्कि उनका लीडर यहाँ पर उस ड्रैगन से कहता है कि क्या हुआ अगर तुम हेवनली स्टेज के लेवल 10 पर हो, हम तीनों भी कम नहीं, हम लोग भी हेवनली स्टेज पर है। ये सुनकर तो वो ड्रैगन काफी जरा गुस्से में आ गया था। वो कहता है कि तुम लालची इंसान, तुम लोग अब जिंदा नहीं बचोगे। और ये कहते साथ ही वो खुद को फाइट के लिए तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ वो तीनों एल्डर भी हमला करने के लिए रेडी हो चुके थे। सबसे पहले वो तीनों मिलकर यहाँ पर एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते उस ड्रैगन को जकड़ लेते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन भी लगातार अपने फायर मूव से उन पर हमले करता जा रहा था, जिन्हें रोकने में उन एल्डर्स को ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। इसलिए उन एल्डर्स को लग रहा था कि शायद वो लोग यहाँ पर जीत जाएंगे। उन तीनों की कंबाइंड अटैक्स की वजह से हम देखते हैं कि वो ड्रैगन काफी जरा कमजोर लग रहा था। युनची भी ये देखकर सीधा केव की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो देखकर जैस्मिन उससे पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर युनची जवाब देते हुए कहता है कि वो तीनों इस ड्रैगन को मार देंगे, जबकि अभी मेरे पास अच्छा मौका है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि अंदर क्या है। लेकिन जैस्मिन उसके साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। वो यहाँ पर युनची से कहती है कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो कोई दूसरा तरीका ढूंढ लो। युनची यहाँ पर जैस्मिन को जवाब देते हुए कहता है कि घबराना बंद करो, वो लोग मुझे नहीं देख सकते और वैसे भी इन लोगों की फाइट शायद देर तक चलेगी, मेरे पास काफी वक्त रहेगा, मैं तेजी के साथ अंदर जाऊंगा और तेजी के साथ बाहर निकल आऊंगा। लेकिन जैस्मिन उससे कहती है कि तुम बेवकूफ हो, आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया, वो फ्लेम ड्रैगन हेवनली लेवल का है ही नहीं, असल में वो खुद की पावर्स को छुपा रहा है। ये सुनकर तो युनची हैरान होते हुए अपनी जगह पर रुककर कहता है कि तुमने क्या कहा। जिस पर जैस्मिन आगे बताती है कि वो फ्लेम ड्रैगन असल में इन तीनों एल्डर्स के साथ खेल रहा है, अगर वो चाहे तो वो यहाँ पर इन लोगों को एक ही हमले में जान से मार दे। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही उस फ्लेम ड्रैगन ने अपनी रियल पावर्स एक्टिवेट की, वो तीनों एल्डर्स उड़ते हुए दूर जा गिरे, इवन की युनची भी उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। युनची की इनविजिबिलिटी भी अब तक खत्म हो चुकी थी। वो यहाँ पर ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जिस पर जैस्मिन भी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, और मेरी बात ना मानो, ये सब तो होना ही था, अब उठो और यहाँ से जल्दी से भागो। जो सुनकर हम देखते हैं कि युनची ने उठकर केव की तरफ भागना शुरू कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ वो ड्रैगन भी यहाँ हवा में जाते हुए कई सारे फायरबॉल्स नीचे की तरफ गिराना शुरू कर देता है, जहाँ चारों तरफ तबाही मच चुकी थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर युनची फौरन उस केव के अंदर जंप कर देता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही हम लोग देख पाएंगे कि आखिर उस केव के अंदर ऐसा है क्या जो कि युनची को बुलाने की कोशिश कर रहा था।
हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युनची ने डेविल गॉड के ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से युनची के पास डेविल गॉड के मिस्टिक सेंस आ जाते हैं। साथ ही साथ जैस्मिन ने यहाँ पर युनची को शैडो डांसिंग टेक्निक भी सिखा दी थी, जहाँ ट्रेनिंग के दौरान युनची को महसूस हो रहा था जैसे कि कोई चीज उसे अपनी तरफ बुला रही है। अभी अचानक रात को उसकी नजर 3 हेवनली सेक्टर एल्डर्स पर पड़ जाती है, जो कि एक ड्रैगन से किसी तरह के ट्रेजर को हासिल करने के लिए आए हुए थे। युनची भी अपने हिडन पिल का इस्तेमाल करते उनके पीछे पहुंच गया था। यहाँ युनची सोच रहा था कि ये दोनों पार्टीज आपस में फाइट करेगी, मेरे पास अच्छा मौका है, क्यों ना मैं केव के अंदर चला जाऊं, जहाँ मुझे जानने को मिलेगा कि अंदर ऐसी आखिर चीज क्या है जो कि कब से मुझे बुला रही थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ युनची तेजी के साथ केव की तरफ भाग रहा था। साथ ही साथ हमें जानने को मिलता है कि वो ड्रैगन बीस्ट जो कि खुद को हेवनली लेवल का दिखा रहा था, असल में वो एक एम्परर लेवल का ड्रैगन बीस्ट है, जिसे चाहकर भी वो तीनों एल्डर रोक नहीं सकते। इसलिए उस ड्रैगन ने चारों तरफ तबाही मचा दी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर युनची जंप करते सीधा उस केव के अंदर आ गया था। युनची अंदर पहुंच जाने की वजह से खुश हो ही रहा था, तभी अचानक जैस्मिन बाहर आ जाती है, जो कि युनची से कह रही थी कि तुम हर वक्त खुद को मुश्किल में डाल देते हो, तुम्हारी वजह से बेवजह मेरी भी जान चली जाएगी। लेकिन युनची उसकी बातों को इग्नोर करते हुए धीरे धीरे उस केव में आगे की तरफ चलना शुरू कर चुका था, जहाँ सामने उसकी नजर फायर स्पिरिट हर्ब पर पड़ गई थी। युनची तो उन्हें देखकर बौखला सा गया था, वो फौरन आगे की तरफ जंप करते हुए सीधा उन फायर स्पिरिट हर्ब्स की तरफ ही जाना शुरू कर देता है, जो देखकर जैस्मिन उसे सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, हमें इस केव से निकल जाना चाहिए। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो बीस्ट हेवन लेवल का नहीं बल्कि एक एम्परर लेवल का बीस्ट है। और युनची उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में इस फायर स्पिरिट हर्ब के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, लेकिन मैंने इसे कभी देखा नहीं था। आज मैं इन्हें अपनी आंखों से देख रहा हूँ, आखिर मैं इन्हें कैसे जाने दूं। ये कहते हुए युनची यूं ही बुगलाता हुआ आगे की तरफ जा ही रहा था, तभी अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एक चट्टान को पकड़ते हुए युनची ने खुद की जान बचा ली, जिसे देखते हुए जैस्मिन अपना सर पकड़ते हुए कहती है कि ये लालची इंसान कभी नहीं सुधरने वाला। युनची भी यहाँ पर लालची बनते हुए फायर स्पिरिट ग्रास को देखकर उन्हें अपने स्टोरेज रिंग में रखना शुरू कर चुका था। साथ ही साथ वो कह रहा था कि आज के दिन तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि बाहर मौजूद फ्लेम ड्रैगन को इस बात का एहसास हो गया कि कोई उसके खाने को चुराने की कोशिश कर रहा है, जिस बात को जैस्मिन भी सेंस कर लेती है। वो फौरन यहाँ युनची के पास आते हुए कहती है कि ये फ्लेम ड्रैगन का खाना है, यानी कि ये उसकी बॉडी के साथ कनेक्टेड होगा। तुमने जैसे इसे टच किया फ्लेम ड्रैगन को तुम्हारे यहाँ होने का एहसास हो गया, अब तुम उसकी नजरों से बचकर नहीं जा सकते। मैं देखती हूँ कि उसके वापस लौटने पर तुम क्या करोगे। युनची उसकी ये सारी बातें सुनकर थोड़ा सा परेशान जरूर हो गया, लेकिन तभी अचानक उसका दिल जोरों से धड़कना शुरू कर देता है। उसकी नजर फौरन अपने सामने पड़े एक बॉक्स पर पड़ गई थी, जिसे देखते हुए युनची उसके पास जाते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो जो मुझे कब से समन करने की कोशिश कर रहे थे। ये कहते हुए युनची ने उस ट्रेजर बॉक्स को उठा लिया था, बिना जाने कि उसके अंदर आखिर है क्या। युनची जैसे उस बॉक्स को ओपन करते हैं, अंदर की तरफ एक फायर सीट पड़ा हुआ था, जिसे देखकर युनची हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। ये कहते हुए युनची धीरे धीरे करके उस फायर सीट को अभी पकड़ने ही वाला था। दूसरी तरफ जैस्मिन काफी जरा हैरान दिखाई दे रही थी, वो इस फायर सीट के बारे में याद करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि जैस्मिन यहाँ पर युनची को वार्न कर पाती, युनची ने गलती से उस सीट को टच कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी जरा एनर्जी फैल जाती है। इस एनर्जी को बाहर की तरफ से वो फ्लेम ड्रैगन देखते हुए गुस्से में आकर कहता है कि तुम इंसानों ने अपनी हद पार कर दी। पहले तुम लोगों ने मेरा खाना चुराया और अब तुम लोग मेरे ट्रेजर्स को चुराने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो जैसे अपनी केव की तरफ वापस मुड़ने लगता है, दूसरी तरफ उन एल्डर्स को लग रहा था कि शायद वो फ्लेम ड्रैगन खुद को बचाना चाहता है, इसलिए उन तीनों एल्डर्स ने अपनी चेन का इस्तेमाल करते हुए फ्लेम ड्रैगन को जकड़ लिया, जिस पर तो फ्लेम ड्रैगन के गुस्से की हद ही पार हो गई। वो भड़कते हुए कहते हैं कि अच्छा तो वो तुम लोगों का साथी है, तुम लोग मरने के लिए इतनी ही उतावले हो तो मैं तुम लोगों के साथ खेलना बंद कर रहा हूँ, अब तुम लोग मेरी असली पावर देखोगे। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि फ्लेम ड्रैगन ने यहाँ पर अपने एम्परर स्टेज के पावर्स को एक्टिवेट कर लिया, जिसे देखकर तो वो तीनों एल्डर्स भी परेशान हो गए, जिसकी वजह से तो आसपास की सारी जगह हिल रही थी। यहाँ पर मौजूद उन एल्डर्स का लीडर उनसे कहता है कि चलो जल्दी से फॉर्मेशन तैयार करो, जहाँ इन तीनों ने मिलकर एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर दी थी, लेकिन फ्लेम ड्रैगन के फायर के सामने ये बिल्कुल भी टिक नहीं पाती। वो तीनों बुरी तरीके से जमीन पर जा गिरे थे, जबकि फ्लेम ड्रैगन लगातार उन पर बारी बारी करके अटैक्स भी करता जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद इन तीनों एल्डर्स की हालत खराब हो जाती है। इनका लीडर कहता है कि हम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, ये ड्रैगन एक एम्परर स्टेज का ड्रैगन है, हम लोगों को फौरन यहाँ से निकलना होगा। जो कहते हैं वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, इवन के जाते हुए उनका यंग मास्टर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए उनको अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी थी। जबकि फ्लेम ड्रैगन यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहता है कि अब उस इंसान की बारी जिसने मेरा ट्रेजर चुराने की गलती की, और ये कहते साथ ही वो अपनी केव की तरफ वापस मुड़ चला, जहाँ अंदर की तरफ जैस्मिन और युनची पहले से ही मौजूद थे। युनची यहाँ पर फ्लेम ड्रैगन को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेम ड्रैगन उसे इतनी आसानी के साथ कैसे जाने देता। जैस्मिन भी युनची को ऐसा करता हुआ देखकर मुस्कुराती हुई कहती है कि अब यहाँ से भाग कर दिखाओ, मुझे नहीं लगता कि उसकी मर्जी के बगैर तुम यहाँ से जा भी पाओगे। जो सुनकर युनची ने बहादुरी के साथ खड़े होते हुए फ्लेम ड्रैगन की आंखों में आंखें मिलाना शुरू कर दी थी, जबकि वो फ्लेम ड्रैगन भी यहाँ युनची के पास आते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो,
आज तक मुझे हजारों लोगों ने मारने की कोशिश की, मैंने भी उन लोगों को बहुत ही जल्दी मौत दे दी, लेकिन तुम वो पहले इंसान हो जो कि मेरे केव के अंदर एंटर हुए। साथ ही साथ तुमने मेरे ट्रेजर को भी चुराने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें मौत बिल्कुल भी नहीं देने वाला, बल्कि तुम जिंदा रहोगे और तुम्हें इतना दर्द दूंगा कि तुम अपनी मौत के लिए भीख मांगोगे। युनची उसकी ये सारी बातें सुनकर कहते हैं कि अरे भाई तू इतना सारा गुस्सा क्यों हो रहा है, हम लोग शांति से भी बैठकर बात कर सकते हैं। वैसे भी तुम जिस चीज को अपना बता रही हो वो तो तुम्हारा है ही नहीं, बल्कि असल में ये ब्रीड मेरा है। जो सुनकर वो फ्लेम ड्रैगन कहते हैं कि आखिर ये क्या मजाक है, मैंने आज से पहले इतना बड़ा मजाक कभी नहीं सुना। और ये कहते साथ ही फ्लेम ड्रैगन ने यहाँ पर अपने फायर अटैक को रेडी कर लिया था। वो फौरन युनची पर अपने फायर से हमला कर देता है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए जैस्मिन ने उसके आसपास एक शील्ड क्रिएट कर दी थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर युनची से कहती है कि अब अगर तुम जीना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। दूसरी तरफ वो फ्लेम ड्रैगन यहाँ पर जैस्मिन को देखकर हैरान होते हुए कहते हैं कि अब तुम कौन हो, जिस पर जैस्मिन जवाब देते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें अपना नाम बताना भी चाहिए, तुम अभी इस काबिल नहीं हुए कि तुम मेरा नाम जान सको। जबकि साथ ही साथ उसने अपने स्टार गॉड लेवल की पावर्स को भी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो वो फ्लेम ड्रैगन हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का हो रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, कहीं ये सच में कोई स्टार गॉड तो नहीं। जो सोचते साथ ही फ्लेम ड्रैगन वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने ही वाला था। जबकि दूसरी तरफ युनची जैस्मिन को देखकर कहते हैं कि ऐसा मत करो, तुम जानती हो कि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। जो सुनकर जैस्मिन उससे कहती है फिर तुम मेरी जगह ऐसा कर लो, लेकिन ये तो सिर्फ एक ताना था। हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि युनची तो अभी तक सेकंड स्टेज तक भी नहीं पहुंचा। जबकि दूसरी तरफ वो भागता हुआ फ्लेम ड्रैगन फौरन ही अपनी जगह पर रुक गया। साथ ही साथ उसने हंसना शुरू कर दिया। वो वापस की तरफ आते हुए जैस्मिन से कहता है कि तुम इंसान काफी जरा चालाक हो, तुमने ये इल्यूजन क्रिएट किया जिसकी वजह से मुझे लगा कि सच में तुम एक स्टार गॉड हो, लेकिन मैं तो बेवकूफ था। मैंने ये सोचा क्यों नहीं कि तुम इतनी छोटी उम्र में होते हुए एक स्टार गॉड लेवल तक नहीं पहुंच सकती। उसकी ये बातें सुनकर जैस्मिन को भी अब गुस्सा आ रहा था। वो उससे कहती है कि अगर तुम आजमाना चाहते हो तो आजमा कर देख लो। जबकि वो फ्लेम ड्रैगन गुस्सा होते हुए कहते हैं कि पहले तो तुम लोगों ने मेरा ट्रेजर चुराया और अब मुझे बेवकूफ भी बनाने की कोशिश की, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कहते साथ ही उस फ्लेम ड्रैगन ने अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए फौरन जैस्मिन पर हमला कर दिया, लेकिन जैस्मिन उसे काफी आसानी के साथ ब्लॉक कर देती है। जहाँ पर जैस्मिन की पावर्स देखकर तो उस फ्लेम ड्रैगन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो फ्लेम ड्रैगन ये देखकर शॉक होते हुए कहता है कि क्या मतलब, क्या सच में ये कोई इल्यूजन नहीं था, ये लड़की सच में एक स्टार गॉड लेवल की वॉरियर है। जो बात मालूम होते साथ ही वो फ्लेम ड्रैगन फौरन पीछे की तरफ गिरते वहाँ से भागने की कोशिश करने वाला था, लेकिन अब उसे जैस्मिन यूं कैसे जाने दे सकती थी। इसलिए वो अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से उस फ्लेम ड्रैगन पर हमला कर देती है, जो अटैक दूर दूर से बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से फ्लेम ड्रैगन तो वहीं पर मारा गया, जबकि साथ ही साथ जैस्मिन भी काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। वो कमजोरी की वजह से नीचे की तरफ गिरने लगती है, लेकिन युनची ने जंप करते हुए फौरन से उसे बचा लिया था। साथ ही साथ जैस्मिन यहाँ पर धीमी आवाज में युनची से कह रही थी कि इस बार मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बच पाऊंगी। जो सुनकर युनची जैस्मिन से कहता है कि ऐसे मत कहो, भूल गई क्या, मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जबकि जैस्मिन भी युनची की ये बात सुनकर कहती है कि मैं भी नहीं मरना चाहती, मैंने अभी तक अपनी माँ और अपने भाई का बदला नहीं लिया। जो कहते हुए धीरे धीरे यहाँ पर जैस्मिन की आंखें बंद हो जाती है। युनची उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैस्मिन कोई जवाब नहीं देती। धीरे धीरे उसकी बॉडी ने भी ग्लो करना शुरू कर दिया था, यानी कि सच में जैस्मिन मरने वाली है। जो बात जानकर युनची परेशान होते हुए फौरन अपने पास से ब्लेड निकालकर अपने हाथ पे कट लगा देता है, ताकि वो अपना ब्लड जैस्मिन को पिलाकर उसे होश में ला सके। लेकिन यहाँ पर युनची का ये प्लान नाकामयाब हो रहा था, क्योंकि जैस्मिन तो होश में न हो जाने की वजह से युनची का ब्लड नहीं पी पा रही थी। युनची बेचारा तो इमोशनल होकर जैस्मिन को मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपना ब्लड मुंह में जमा करते हुए सीधा जैस्मिन को मुंह के जरिए ही ब्लड पिलाना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसे जैस्मिन को किस करने की वजह से जैस्मिन का पॉइजन यहाँ युनची पर भी इफेक्ट कर रहा था। उसकी भी तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। वो हार न मानते हुए यहाँ जैस्मिन से कहता है कि तुम इस तरह से नहीं मर सकती, मैं तुम्हें मरने की इजाजत नहीं दूंगा। यहाँ वो अभी और भी ज्यादा ब्लड जैस्मिन को पिलाना चाहता था, लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से वो भी वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम कोई घंटों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैस्मिन होश में आ चुकी थी। वो युनची के हाथ पर लगा हुआ ब्लड और अपने मुंह पर लगा हुआ ब्लड देखकर समझ गई थी कि युनची ने अपना ब्लड पिलाकर जैस्मिन की जान बचाई, जिसकी वजह से वो कमजोर होकर नीचे गिर गया। लेकिन जैस्मिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर युनची ने ऐसा क्यों किया। वो यहाँ पर युनची को जगाने की कोशिश करती है, जहाँ युनची होश में आते हुए जैस्मिन को जिंदा देखकर काफी खुश हो गया। वो एक्साइटेड होता हुआ कहते हैं कि थैंक गॉड तुम जिंदा हो, मैं तो डर ही गया था। जिस पर जैस्मिन उसे खुद से दूर हटाते हुए कहती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम अगर चाहते तो तुम मुझे मरने दे सकते थे, लेकिन तुमने खुद की जान को दांव पर लगाकर मेरी जान बचा ली, आखिर ऐसा क्यों। जो सुनकर युनची जवाब देता है क्योंकि तुमने भी तो फ्लेम ड्रैगन से मेरी जान बचाई थी। लेकिन जैस्मिन उसे जवाब देते हुए कहती है कि वहाँ पर मैं भी मौजूद थी और वो मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया था। अब युनची समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या जवाब दे, इसलिए वो शर्माते हुए कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मैं नहीं चाहता था कि तुम जैसे खूबसूरत परी मर कर इस दुनिया से कम हो जाए। जो सुनकर जैस्मिन कहती है कि
परी, क्या तुम जानती भी हो कि इस परी ने कितने लोगों का खून बहाया है? युनची उसकी ये बात सुनकर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, जिस पर जैस्मिन भड़कते हुए कहती है कि तुम कुछ नहीं जानते, मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तुम नहीं जानते कि ये दर्द कैसा होता है। युनची फिर से जवाब देते हुए कहता है कि नहीं मैं जानता हूँ कि ये दर्द कैसा होता है, जहाँ तुम्हें ये दर्द कभी भी सोने नहीं देगा। वो डरावने सपने, वो हजारों की मौत, तुम्हें एक दिन खुद से ही नफरत हो जाएगी, तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगी, ऐसा लगेगा जैसे कि तुम किसी डेविल से भी ज्यादा बुरी हो। जो सब कहते हुए युनची अपने पास्ट लाइफ के बारे में याद कर रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर जैस्मिन से कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने कितने हजारों लोगों की जान ली है, लेकिन वो सब तुमने अपनों के लिए किया था, इसलिए तुम कभी भी एक रियल डेविल नहीं हो सकती। जो सुनकर अब यहाँ पर जैस्मिन भी इमोशनल हो चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू आ चुके थे। युनची यहाँ पर जैस्मिन के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि क्या हुआ अगर तुम उन नाइटमेयर्स को कभी बुला नहीं सकती? अगर ऐसा ही है तो मैं अकेले तुम्हें ये दर्द नहीं जीने दूंगा, वैसे भी तुम मेरी मास्टर हो, तुम्हारा ये चेला हमेशा तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहेगा। जो कहते हुए वो थोड़ा सा फनी हो चुका था और जैस्मिन भी थोड़ा सा खुद को काबू कर लेती है। जो सुनकर वो यहाँ युनची से कहती है कि चलो अब वो पल बाहर निकालो, और युनची ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसे देखकर जैस्मिन पहचानते हुए कहती है कि ये तो डेविल गॉड का सीड है। युनची तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए जैस्मिन युनची को बताती है कि डेविल गॉड के मरने से पहले उसने अपनी पावर्स 5 सीड में छुपाकर फैला दी। कोई नहीं जानता था कि डेविल गॉड के ये 5 सीड कहाँ पर मिलेंगे। तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है, वैसे तो तुम यूजलेस हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि जैसे ही तुमने डेविल गॉड की मिस्टिक वेव्स हासिल की, साथ ही साथ तुम्हें डेविल गॉड का एक सीड भी मिल गया। मुझे लगता है कि फ्लेम ड्रैगन तब से लेकर अब तक इसकी हिफाजत कर रहा था, इसलिए अब तक इसे कोई हासिल नहीं कर पाया। युनची यहाँ पर जैस्मिन की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ कि आखिर मैं इस सीड के साथ क्या करूँ? जिस पर जैस्मिन जवाब देते हुए कहती है कि इसे खा लो। युनची उस सीड को खाना तो चाहता था, लेकिन साथ ही साथ उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए जैस्मिन उसे फौरन जबरदस्ती ही खिला देती है। जिस सीड को खाने की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ युनची के वेज ने अचानक दोबारा से जलना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ युनची को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। युनची को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी जल रही है, जबकि साथ ही साथ जैस्मिन युनची को बता रही थी कि ये डेविल गॉड के रियल पावर्स को कंटेन करता है। इस तरह की टोटल 5 सीड्स है, जो कि हर एक सीड एक तरह के एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है। इसकी मदद से तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। इस सीड को अच्छी तरीके से रिफाइन करने के बाद तुम्हारे पास ट्रू फ्लेम की पावर आ जाएगी, यानी कि तुम किसी भी फायर को कंटेन कर पाओगे। ये पावर्स तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से जो युनची को दर्द हो रहा था वो बर्दाश्त के काबिल नहीं था। साथ ही साथ युनची का लेवल भी ब्रेक थ्रू होता जा रहा था, जिसे जैस्मिन गिनते हुए कह रही थी कि 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी कि अब युनची अपने नेंसेंट प्रोफाउंड मिस्टिक स्टेज के लेवल 1 पर पहुंच गया था। साथ ही साथ युनची ट्रू फ्लेम को भी अचीव कर चुका है, जो देखकर जैस्मिन उसे कांग्रेचुलेशन कह रही थी। युनची भी अब पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। वो यहाँ पर जैस्मिन से कहता है कि बहुत वक्त बाद मैं इतना पावरफुल महसूस कर पा रहा हूँ, जबकि जैस्मिन यहाँ पर युनची से कहती है कि अब तुम्हारी कल्टिवेशन का रियल सफर शुरू हो, अब तुम अपने आप को एक मिस्टिक मास्टर कह सकते हो। साथ ही साथ जैस्मिन युनची को बताती है कि अगर अब तुम अपने शैडो डांसिंग टेक्निक को यूज करो तो वो पहले से ज्यादा बेहतर परफॉर्म होगा। जो सुनकर युनची एक्साइटेड होते हुए इस टेक्निक को परफॉर्म करके देखते हैं और वो सच में पहले से ज्यादा तेज मूव कर पा रहा था, जो देखकर युनची खुश होते हुए कहता है कि ग्रैंडपा और आंट मैं वापस आऊंगा, अब मैंने अपनी कल्टिवेशन के पहले कदम को बढ़ा दिया, यानी कि जल्दी मैं ताकतवर हो जाऊंगा। पीछे की तरफ खड़ी जैस्मिन यहाँ पर युनची से कहती है कि जाने से पहले इस ड्रैगन और इसके कोर को भी अपने पास रख लो, हम इसे बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सुनकर युनची ने अपने स्टोरेज रिंग का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके बाद हम देखते हैं कि युनची अपने शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ दोबारा उसी झरने के पास आ रहा था, जहाँ एक जगह पर रुकने के बाद जैस्मिन युनची से कहती है कि वैसे मैंने तुम्हें काफी यूजलेस समझा था, लेकिन तुम उतने भी यूजलेस नहीं हो, क्योंकि तुमने इतने थोड़े से वक्त में ही अपने फर्स्ट स्टेज को ब्रेक थ्रू करके सेकंड स्टेज को अचीव कर लिया। जो सुनकर अब युनची भी फ्लेक्स करना शुरू कर देता है। वो कहता है हाँ अब तुम्हें ये बात तो माननी ही होगी कि यहाँ पर मौजूद एक शख्स बहुत ही ज्यादा खुशनसीब है, जो उसे मुझ जैसा अच्छा डिसाइपल मिला। जैस्मिन यहाँ पर युनची का ये फ्लेक्स देखकर कहती है कि अगर तुमने दोबारा मेरे सामने फ्लेक्स करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। फ्लेक्स सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, और वैसे अभी तुम भी कुछ ज्यादा कम नहीं हो। अगर तुम चाहो तो तुम अपने सेम लेवल के एक मिस्टिक मास्टर को अब हरा सकते हो, या अगर कभी तुम्हारी फाइट 2 मिस्टिक मास्टर से भी हो जाए तब भी शायद तुम उन दोनों को हरा दो। जो सुनकर तो युनची खुश होते हुए फौरन यहाँ जैस्मिन की तरफ आते हुए कहते हैं कि क्या सच में मैं अपने सेम लेवल के 2 मास्टर्स को एक वक्त पर हरा सकता हूँ। जैस्मिन युनची की ये बात सुनकर कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही उतावले हो रहे हो। हाँ ये बात सच है, क्योंकि तुम्हारे पास डेविल गॉड की पावर्स है। अगर तुम एक दफा डेविल गॉड के लेवल तक पहुँच गए तब तुम खुद से ज्यादा पावरफुल वॉरियर को भी हरा पाओगे, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी गलत फैसला करो, इसलिए ना समझी मैं फैसला करने से बेहतर है कि तुम मेरी बात ही मानो, वरना तुम जानते ही हो कि इसका अंजाम क्या होगा। जो सुनकर युनची जैस्मिन से कहते हैं कि मास्टर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपसे तुम्हारी हर एक बात मानूंगा। जो कहने के बाद यहाँ इन दोनों के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।